Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. If f is a function satisfying f of x plus y equals to f of x into f of y, ठीक है, done. So for all x y belongs to natural number, done. Then such that f of 1 equals to 3, ये भी given है, ठीक है, and summation of x equals to 1 to n fx equals to 120, then find the value of n. बहुत सारी बातें तो बता दी गई हैं, बस थोड़ा ही आपको पता करना है और वो है n की वैल्यू. तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एज इट इज लिख दो. सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ f ऑफ 1, तो वो गिवन है 3. एंड दूसरी बात क्या गिवन है, f ऑफ x प्लस वाई इज गिवन एज f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ठीक है, ये भी गिवन है. अब हमारे पास साथ ही साथ समेशन भी गिवन है, तो चलो मैं उसको यहीं पे लिख लेती हूँ. दैट समेशन x इक्वल्स टू 1 टू n की जो वैल्यू है किसकी, f ऑफ x की, वो आ रही है 120. डन. हमें चाहिए n की वैल्यू. ओके, अब देखो f ऑफ x प्लस वाई है और यहाँ पे जस्ट देखो मेनली हमें n जो मिल रहा है, जो अननोन है वो यहाँ पे है. दैट मीन्स इसके बारे में हम बात करेंगे. तो क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि जब f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 टिल हम f ऑफ n कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 120 आ रही है, राइट. तो वहाँ पे n कहाँ तक जा रहा है हमें वो निकालना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, f ऑफ 1 तो पता है बट f ऑफ 2 तो पता नहीं है, बट हम f ऑफ 2 पता कर सकते हैं. कैसे, f ऑफ 2 को वी कैन राइट f ऑफ 1 प्लस 1 और वो हो जाएगा f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, इजंट इट, लिख सकते हैं, राइट. सो हम क्या कर सकते हैं, सो फ्रॉम हियर दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 तो हमें पता ही है, f ऑफ 2 को वी कैन राइट f ऑफ 1 प्लस 1 एंड दैट कैन बी रिटन एज f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1. क्यों, बिकॉज जस्ट सी यहाँ पे अभी हमारे पास कंडीशन है 1 प्लस 1, एक्स वाई को तो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ना. ओनली द थिंग इज दैट कि ये होना चाहिए अपना नेचुरल नंबर, तो 1 तो नेचुरल नंबर है ही, है ना. सो व्हाट विल बी हियर, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, right, and this is nothing but 3 into 3 is what, 3 square. Are you getting this? Very simple. Similarly हम f of 3 को क्या लिख सकते हैं, f of 1 plus 2, no problem, plus इसको हम क्या लिख सकते हैं, f of 1 into f of 2, right. We can write this and that can be again written as f of 1 into f of 2 को फिर से हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, 3 square, so into 3 square only, and this is what, f of 1 is 3, so 3 into 3 square is what, 3 cube. Are you getting this or not? Yes, it is very simple. Similarly f of 4 को क्या लिखेंगे, जल्दी से मुझे बताओ, 1 plus 3 लिख सकते हैं and this is f of 1 into f of 3 and हमारे पास अभी पता है हमें f of 1 क्या है, इसको रहने दो, f of 1 into f of 3 अभी हमने निकाला हुआ है 3 cube, तो basically 3 into 3 cube is what, 3 to the power 4. Are you getting this? Yes. So from here what we can write, अगर मैं लिखना चाहूँ f of n तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f of 1 plus n minus 1, right. So from here what we can write, this is f of 1 into f of n minus 1. and just see यहाँ पे उसी पैटर्न को फॉलो करते करते देखो, जब हम f of 4 निकाल रहे थे तो इट्स वाज 3 to the power 4, जब 3 निकाले थे तो 3 to the power 3 था. तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे f of n निकालेंगे तो ये क्या आएगा, परफेक्ट, इट कैन बी रिटन एज 3 to the power n. ऐसे भी देख लो, 3 into 3 to the power n minus 1, that is nothing but 3 to the power n only, राइट. अंडरस्टूड. तो हमने सारी वैल्यू यहाँ निकाल ली है फंक्शन की. देयरफॉर नाउ समेशन x इक्वल्स टू 1 to n क्या है यहाँ पे, f ऑफ x कैन बी रिटन एज यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 plus so on till f of n, and that is here 120. So from here what we can say, f of 1 की वैल्यू है अपनी 3. So this is
एफ ऑफ 1 की वैल्यू है अपनी 3, सो दिस इज 3 प्लस 3 स्क्वायर, बिकॉज एफ ऑफ 2 है अपना 3 स्क्वायर, राइट. एफ ऑफ 3 है 3 क्यूब, सो 3 क्यूब प्लस टिल वी विल गो 3 टू द पावर n एंड दैट इज योर 120. अब आप मुझे बताओ ये कैसा फॉर्म है, ये जीपी है या नहीं? Yes, it is. First term is 3, then common ratio is here 3 और हमारा number of terms है यहाँ पे n, बस n ही unknown है, बाकी तो हमारे पास सब कुछ पता ही है, आराम से n की वैल्यू निकल सकती है. तो चलो निकाल के देखें. So therefore इस पूरे का सम क्या होता है, n नंबर तक हम जब जीपी का सम निकालते हैं तो वो हो जाता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो क्या है यहाँ पे a 3, तो वी कैन राइट हियर 3 इंटू r क्या है यहाँ, वो भी है 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 एंड दैट इज कमिंग हियर 120. इट इज ऑलरेडी गिवन, तो लिख दो यहाँ पे. दैट मीन्स 3 माइनस 1 होता है 2 इंटू 12 हो जाएगा 24. सो यहाँ पे हम लोग फिर 3 से इसको कैंसिल करा सकते हैं. 24 यहाँ पे 240 अपॉन 3 कितना हो जाता है, येस इट इज 80. सो 3 टू द पावर n माइनस 1 इज कमिंग एज 80. सो फ्रॉम हियर 3 टू द पावर n की वैल्यू आ गई है 81 और उसको अगर मैं लिखना चाहूँ 3 के बेस में तो क्या है वो, येस इट इज 3 टू द पावर 4. सो फ्रॉम हियर n की वैल्यू आ गई है 4 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड, बहुत ही ईजी था. The sum of some terms of GP is 315. ठीक है, सम टर्म्स बोला गया है, ओके ठीक है. जीपी का लेकिन सम बता दिया गया है, दिस इज 315. Whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. बहुत सारा कुछ दे दिया गया है, a पता है, r पता है, सम भी पता है. Then you have to find the last term and the number of terms. That means n की ही बस बात कर रहे हैं. एक बार n पता चल गया तो लास्ट टर्म तो आराम से हम निकाल लेंगे, है ना. तो चलो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट द फर्स्ट टर्म, ठीक है. सो फर्स्ट टर्म उसको हम अज्यूम कर सकते हैं इज a, ठीक है, एंड दैट इज हियर व्हाट 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इसको अज्यूम कर लो d है एंड दिस इज व्हाट 2, ओके. एंड उसके साथ ही क्या गिवन है अपना सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, सम टर्म्स. दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि अपने पास लेट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है. जब n नंबर ऑफ टर्म्स है दिस इम्प्लाइज जो अपना Sn है वो गिवन है 315, ओके. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर मैं Sn को लिखना चाहूँ इन जीपी में तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे a एंड हमें नॉट कॉमन डिफरेंस, दिस इज योर कॉमन रेशियो, डोंट बी कंफ्यूज. अभी बहुत सारे एपी के क्वेश्चन किए हैं तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, बट हियर ऑल्सो इट इज रिटन कि कॉमन रेशियो है. तो चलो यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस ना करके कॉमन रेशियो लिख दो और ये भी हो जाएगा अपना r. सो दिस इज योर कॉमन रेशियो एंड उसे मैं लिख दे रही हूँ r. डन, ठीक है, नो कन्फ्यूजन. आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे हम, ये हो जाता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल्स टू दिस सेम थिंग 315, राइट. अब a और r की वैल्यू आप रख दो तो a इज व्हाट 5, चलो 5 लिख दिया. यहाँ पे r की वैल्यू है 2, सो 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है इक्वल्स टू 315. सो फ्रॉम हियर 2 माइनस 1 1 हो जा रहा है, चलो 5 से इसको कैंसिल करा दो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 63. सो फ्रॉम हियर 2 टू द पावर n की वैल्यू आ गई है 63 प्लस 1 64. 2 के बेस में लिखना चाहो तो क्या है इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 6. सो फ्रॉम हियर n की वैल्यू कितनी आ गई है 6. सो सी द नंबर ऑफ टर्म्स इज हियर 6. तो एक आंसर तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. अब क्या करना है, हमें लास्ट टर्म बताना है. तो व्हाट विल द लास्ट टर्म, देयरफॉर द लास्ट टर्म विल बी हियर Tn और वो क्या होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1. ये क्या हो जाएगा, a है अपने पास 5 इंटू आर की वैल्यू है 2 टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5. सो 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 5. So this is your 160, isn't it? So therefore the answer is what here? आंसर को जब आप लिखना चाहो तो हमेशा याद रखना उसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है. तो सबसे पहले पूछा गया है लास्ट टर्म, सो द लास्ट टर्म इज हियर 160 एंड दूसरा पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स is here, कितना निकाला था हमने 6. so this is the answer, that means 160 and 6 are the answer of this question. Clear?
द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1. ओके, पहला टर्म गिवन है जो कि 1 है. द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90. डन. देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजंट इट? तो चलो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं. गिवन दैट द फर्स्ट टर्म, लेट अस अज्यूम वो a है, वो है अपना 1. ठीक है, अब गिवन है अपने पास यहाँ पे थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का सम, राइट? तो थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का सम लिखने के लिए हमें चाहिए होता है r, और वही हमें फाइंड आउट करना है. तो लेट अस अज्यूम कि जो अपना कॉमन रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो को मैं अज्यूम कर लेती हूँ इज योर r. ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन दैट थर्ड टर्म, तो t3 एंड सम ऑफ द फिफ्थ टर्म t5, ये गिवन है अपना 90. एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट? a और r के फॉर्म में हम लिख ही सकते हैं. तो ये क्या होता है? a इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा. दैट मीन्स a की जगह पे 1 ही है, दैट मीन्स दिस इज आर स्क्वायर. प्लस ये क्या हो जाएगा? a इंटू आर टू द पावर 4 होता है n-1, दैट इज ये क्या हो जाएगा? r टू द पावर 4 एंड दिस इज योर 90. बस r की तो वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर ले लो कॉमन. तो क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दैट इज योर 90. ठीक है, तो आप देखो आर स्क्वायर है यहाँ पे, 1 प्लस आर स्क्वायर है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगा के हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो. यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर है, दैट मीन्स बेसिकली सोच लो कि ये यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए और फिर +1 करे तो यहाँ 90 आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ जो भी है, अगर सोच लो कि ये a है तो b, अगर इसे हम अज्यूम कर ले तो b क्या है? नथिंग बट a+1. दैट मीन्स a इंटू a+1 वाला फॉर्म है, क्या होगा? 90. वी कैन राइट दिस इक्वल्स टू 9 इंटू 10 और नॉट? यस, वी कैन राइट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर को वी कैन राइट कि ये है अपना 3 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर. यही तो है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट? आर की वैल्यू आ गई है +-3. तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली है कि +-3 है, और यही है अपना कॉमन रेशियो एंड दिस इज द आंसर. डन. क्लियर? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56. ओके, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर. ओके, दैट मीन्स अगर पहला नंबर अपना जीपी का जो भी है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1, दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है 7 और तीसरे से 21, तभी इसका मतलब है कि ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फाइंड द नंबर्स. तो जो गिवन है क्वेश्चन में एज इट इज आप पहले उसे लिख लो. वहां पे अगर रिक्वायर्ड है आपको किसी को अज्यूम करना तो वो भी करो, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो. ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा. करेक्ट? बिकॉज हमारे पास गिवन भी चीजें हैं. क्या गिवन है? ये बता दिया गया है कि जीपी में है नंबर और उसका जब हम सम ले रहे हैं तो 56 आ रहा है. ठीक है, और दूसरी बात जब उसे सब्ट्रैक्ट करके हम नंबर लिखते हैं तो वो है अपना एपी में. एपी के लिए भी आपको फॉर्म पता है 3 नंबर के बारे में. दैट मीन्स जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है? फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होता है उसका एडिशन डिवाइडेड बाई 2 होता है. राइट? पता ही है. तो दैट मीन्स दो चीज़ें हमें पता है, आराम से हम बता सकते हैं कि नंबर क्या होगा. तो चलो निकालते हैं. दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 3 टर्म चाहिए. दैट मीन्स 3 नंबर और उसका सम होना चाहिए 56, वो लिखना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम कि जो 3 नंबर है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ. ओके, सो लेट अस अज्यूम द 3 नंबर्स इन जीपी आर a, देन AR एंड AR स्क्वायर. यही होता है जीपी में, राइट? सो देयरफॉर व्हाट इज गिवन? सो गिवन दैट a प्लस AR स्क्वायर इज हियर 56. तो मैं यहाँ अगर a कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग एज 56. करेक्ट? इसको अज्यूम कर लो. ये है इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब दूसरी बात क्या बोली गई है? a में से हमें -1 करना है, b में से हमें 7 माइनस करना है, और c में से हमें 7 का क्या करना है? 21 माइनस करना है, और वो हो जाएगा अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. राइट? सो अगेन इट इज गिवन दैट यहाँ पे a माइनस में बात कर रही हूँ 1 की, b की जगह पे, दैट मीन्स AR है. सो a-1, देन b, यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखना है? a-r, नॉट a-r, AR, दैट मीन्स b है यहाँ पे AR -7, एंड जो तीसरा नंबर है AR स्क्वायर -21 आर इन AP. करेक्ट? ये गिवन है. ठीक है, तो ये अगर AP में है, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट?
ये जो हो जाएगा अपना AR -7, ठीक है, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू, दैट मीन्स देखो जब ABC होता था अपना AP में तो हम क्या लिखते थे 2B इक्वल्स टू A प्लस सी, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मैं यहाँ लिख रही हूँ 2B इक्वल्स टू A प्लस सी, सो दिस विल बी व्हाट A -1 प्लस AR स्क्वायर -21, करेक्ट। आई कैन राइट दिस, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, देखो अब यहाँ पे जस्ट एक्सपैंड कर दो और फिर लिख लो, तो दिस इज 2AR -14 इक्वल्स टू A -1 प्लस AR स्क्वायर -21। तो अब सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं A और R वाले और बाकी को दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A है, इसे मैं उधर लेके जा रही हूँ -2AR देन प्लस AR स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 8, राइट। सो फ्रॉम हियर अगेन देख लो, अगर A कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे है 2R प्लस R स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग एज 8। इसे अज्यूम कर लो दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अगर दोनों का मैं रेशियो ले लूँ तो A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कुछ टर्म कैंसिल होंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा सिर्फ R के टर्म में। दैट मीन्स आराम से हम एक ही इक्वेशन है, एक अननोन रहेगा, आराम से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार R की वैल्यू निकल गई तो A की वैल्यू तो निकल ही जाएगी किसी भी इक्वेशन से, करेक्ट। तो वही करते हैं। सो आप देखो मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे आपके लिए खाली छोड़ दिया है सो दैट अब हम इसका काम कर सके इसके आगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन हम 2 करने वाले हैं। तो जब 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सी यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर एंड द राइट हैंड साइड 56/8 कितना होता है 7, राइट। अब बस 7 है, इन दोनों को आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है 7 माइनस 14R प्लस 7R स्क्वायर, ठीक है। अब सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, यही आ रहा है अपने पास। अब देखो इसके बाद हम 3 से इसको कैंसिल करा सकते हैं तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे बच रहा है 2, सो 2R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5, सो 5R एंड देन प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स टू 0, राइट। तो अपने पास आ गया है इक्वेशन 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2। तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू 2 होता है 4। अब यहाँ पे 5 को मैं लिख सकती हूँ 4 + 1 के फॉर्म में, राइट। सो फ्रॉम हियर आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इज योर 2R स्क्वायर माइनस मैं यहाँ लिख सकती हूँ 4R माइनस R एंड देन यहाँ पे लिखा जा सकता है प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर क्या हो गया, 2R कॉमन लोगे तो R माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो तो R माइनस 2 एंड दैट इज कमिंग एज 0। सो फ्रॉम हियर R माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2R माइनस 1 किया, सो कमिंग एज 0। सो फ्रॉम हियर R इक्वल्स टू 2 एज वेल एज 1/2 वैल्यू आ रही है। जैसे ही हमारे पास R की वैल्यू आ गई है सो फ्रॉम हियर आराम से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो बताओ मुझे क्या आएगी वैल्यू A की। सो देयरफॉर जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू इसकी रखी, R की जब 2 वैल्यू रखोगे तो देख सकते हो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 यहाँ पे 6 प्लस 1 7, सो 56/7 होता है 8, डन। सिमिलरली जब हम 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करो, यू विल सी यू विल गेट 32। सो हमारे पास A की वैल्यू आ गई है 8 एंड 32। अब क्या करना है, बस हमें नंबर ही तो लिखना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द नंबर्स। तो चलो अब नंबर लिख ले, और नंबर है क्या AR स्क्वायर, राइट, लिख लेते हैं। सो देयरफॉर द नंबर्स आर हियर, क्या हो जाएगा, जब A की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं तो R की वैल्यू 2 लेनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड देन 8 इंटू 2 इज व्हाट 16 एंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, 8 इंटू 4 इज 32। सो द नंबर इज आइदर 8, 16, 32। और दूसरा नंबर जब हम यहाँ पे A की वैल्यू 32 ले रहे हैं और फिर हमें R की वैल्यू लेनी होगी 1/2, तो बेसिकली सेम ही नंबर आ रहा है, 32 लोगे एंड देन 1/2 है तो 16 एंड देन 8। तो यू कैन सी बोथ द नंबर्स आर सेम ओनली, दैट मीन्स किसी भी ऑर्डर में लिखो 8, 16, 32 या तो फिर 32, 16, 8। सो वी आर गेटिंग दिस आंसर ओनली। A GP consists of an even number of terms, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इवन नंबर है, या तो 2 टर्म होंगे या 4 होंगे 6 होंगे, तो जो भी होगा अपने पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है।
if the sum of all the terms, okay, is 5 times the sum of terms occupying odd places, that means पहले, तीसरे, पांचवें, उन सब की हम बात कर रहे हैं, उन सब जगहों पे जो जो नंबर है उन सब के एडिशन का 5 टाइम्स हो रहा है सम ऑफ पूरा नंबर, करेक्ट, ठीक है। देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, दैट मीन्स बहुत ही सिंपल है, हमें बस कॉमन रेशियो पहले अज्यूम कर लेना है और उसके साथ क्या अज्यूम करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म भी। तो सबसे पहले चलो अज्यूम करते हैं, तो लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन जीपी ही है, राइट, सो गिवन जीपी इज ए एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी इज हियर, मैंने अज्यूम कर लिया है आर, और यही हमें निकालना भी है, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, हमारे पास देयरफॉर, पहले तो लिख लेते हैं कि सीरीज क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर जो एस एन होगा, राइट, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट मीन्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 2n टर्म्स हैं। ओके, यहाँ पे n कोई भी इंटीजर है, तो चलो सबसे पहले ये अज्यूम कर ले, let there are 2n number of terms, फाइन, ये भी हमने अज्यूम कर लिया। सो देयरफॉर अब जो अपना Sn है, ठीक है, S2n नॉट n, S2n क्या हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सारे टर्म टिल 2n टर्म्स तक। तो पहला टर्म है अपना a, दूसरा टर्म क्या है AR, देन AR स्क्वायर, AR क्यूब, ठीक है, टिल हम कहाँ तक जा रहे हैं, AR 2n-1 तक, बिकॉज 2n टर्म्स है, लास्ट टर्म अपना क्या हो जाएगा 2n-1, डन। चलो, तो ये अपना S2n है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि इन पूरे का जो सम है, ओके, दैट इज योर 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, और ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, ये है पहला, तीसरा, पांचवा एंड सो ऑन, राइट। अब देखो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास कि S2n जो है वो है अपना 5 टाइम्स किसके, ऑड प्लेसेस में, तो ऑड में क्या है a है, फिर AR स्क्वायर लेंगे, फिर हम क्या लेंगे AR क्यूब ना लेके AR 4 लेंगे, एंड टिल कहाँ तक हमें जाना होगा, देखो ये इवन टर्म्स है, दैट मीन्स कि जस्ट पहले वाला, तो इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा, यस इट विल बी AR टू द पावर 2n-2, करेक्ट। तो आप देखो ये हमने लिख लिया है। अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, S2n को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2n टर्म्स है यहाँ पे, तो अगर इसका सम लिखा जाए एज अ जीपी सम, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1 होता है, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, 2n, तो हमें क्या लिखना होगा, r टू द पावर 2n देन -1 अपॉन r-1, करेक्ट, यही होगा। तो चलो S2n मैंने लिख दिया, एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट इज हियर 5 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो दिस इज ऑल्सो जीपी, और जीपी में यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, a है। ओके, तो चलो पहले तो मैं आग बंद करके यहाँ फर्स्ट टर्म लिख देती हूँ a इंटू, नाउ r टू द पावर n होगा यहाँ पे, जैसे पहले बताओ मुझे r क्या है, यहाँ पहले के बाद r स्क्वायर, उसके बाद फिर r टू द पावर 4, दैट मीन्स यहाँ कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है r स्क्वायर। तो जब यहाँ पे कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो मुझे r स्क्वायर तो लिख ही लेना है। अब टू द पावर क्या होगा, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ ध्यान से देखो, तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यहाँ पे हम बात करें 2n-2 की, तो ऑफकोर्स दिस इज व्हाट 2 अगर कॉमन ले लो तो n-1 बच रहा है, दैट मीन्स दिस इज n टर्म्स। तो यहाँ पे r स्क्वायर तो है इसका कॉमन रेशियो, n टू द पावर क्या हो जाएगा n, एंड दैट विल बी हियर r टू द पावर 2n ओनली। आर यू गेटिंग दिस, राइट। -1 हो गया है अपॉन अगेन r स्क्वायर, -1 हम लिखेंगे बिकॉज r स्क्वायर ही यहाँ पे क्या है इसका कॉमन रेशियो, राइट। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड बाय दिस, a भी कैंसिल हो रहा है, सो फ्रॉम हियर r-1 है, यहाँ पे है r स्क्वायर -1, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू r-1 विल बी इक्वल्स टू, देखो मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, r स्क्वायर -1 को मैं लिख सकती हूँ r-1 इंटू r+1, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फ्रॉम हियर r-1 अपना कैंसिल हो गया, r+1 की वैल्यू आ गई है 5, दैट मीन्स r की वैल्यू हो जाएगी 5-1 दैट इज 4। सो देयरफॉर अपना जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू आ गई है 4, और यही तो हमें फाइंड करना था और हमने उसे निकाल लिया। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया।
if a plus bx upon a minus bx equals to b plus cx upon b minus cx, ध्यान देना यहाँ पे कि कुछ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन चीजें यहाँ पे आ रही हैं। स्पेशली जब आप इक्वेशन को पढ़ते हो तो जितना कुछ अभी तक पढ़ा है वो सारी चीजें भूलनी नहीं चाहिए आपको। वो सब कुछ रिकॉल करके अगर पढ़ोगे तो आपके पास अपने आप समझ आ जाएगा, तुरंत से क्लिक करेगा कि ये है क्या। ओके, तो चलो उसके बाद वाला पढ़ूं। इसमें क्या है, c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। दैट मीन्स जो टर्म यहाँ प्लस किया गया है उसी टर्म को माइनस भी किया गया है। और इस तरह से हम कब करते थे, आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि हमारे पास एक था लॉजिक या फिर आप बोल दो थ्योरम, कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम क्या करते थे, जब हमारे पास a अपॉन बी होता था एंड दैट वाज इक्वल्स टू, अगर सोचो c अपॉन d होता था, तो हम आराम से लिख सकते थे कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। दैट मीन्स जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में होता था उसे हम एक बारी प्लस और एक बारी माइनस करते थे न्यूमरेटर के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो c प्लस d किया है यहाँ पे और फिर c माइनस d कर दिया है, करेक्ट है ना। तो ध्यान से अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो या सोचो तो क्या मिल रहा है हमारे पास, सेम पैटर्न है या नहीं, यहाँ पे है, करेक्ट। a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, करेक्ट, एंड दैट इक्वल्स टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स, है ना। सो फ्रॉम हियर हम क्या बोल सकते हैं कि a अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू b अपॉन सी एक्स और नॉट। यस वी कैन से, है ना। तो चलो ये तो हमें इतनी बातें यहाँ से समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, देन यू हैव टू शो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। तो अगर ए बी सी एंड डी आर इन जीपी है तो इसका क्या मतलब है कि ए बी सी एंड डी जीपी में तभी होते हैं जब हम बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए सी, राइट। कंफ्यूज मत हो जाना, जीपी है यहाँ पे, एपी रहता तो आप कुछ और सोचते, यहाँ जीपी है तो जो मिडिल टर्म होता है उसका स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ उसके पहले वाले टर्म एंड बाद वाले टर्म का, करेक्ट। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर हम सी के बारे में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, राइट, यही है हमारे पास। तो दैट मीन्स बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब बस इसका हमें आंसर लिख देना है। क्लियर। सो व्हाट इज गिवन हियर, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, है ना। सेम पैटर्न, x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे है, इसको सोच लो कि c है, ठीक है। तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी वाला फॉर्म, है ना। तो हमारे पास a बाई b इक्वल्स टू c बाई डी का फॉर्म आना चाहिए। ओके, सो दैट इज इक्वल टू जो गिवन है यहाँ, पहले वो लिख लूँ। Clear? So from here what we can write कि a upon bx equals to c b अपॉन सी एक्स। देखो यहाँ पे हमारे पास b ही है इधर भी, बट वो राइट हैंड साइड में है, दैट्स वाई सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहा है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो का। तो इसलिए जो भी सबसे पहला टर्म है जिसके साथ हम ऐड और उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे ही लिखेंगे पहले। सो हियर इट इज b अपॉन दिस टर्म जो कि हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो दैट इज सी एक्स। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर। सो फ्रॉम हियर जब देखो a अपॉन बी एक्स है और यहाँ पे b अपॉन सी एक्स है तो आराम से आप x तो कैंसिल करा ही सकते हो। क्लियर। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू सी इज कमिंग एज बी स्क्वायर। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज कमिंग एज ए सी एंड इट इम्प्लाइज व्हाट, दैट ए बी सी आर इन व्हाट, जी पी, करेक्ट। तो ए बी एंड सी को तो हमने प्रूव कर दिया कि आर इन जी पी। अब हमें करना है बी सी डी को भी, दैट मीन्स डी भी इनके साथ साथ जीपी में है। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। क्लियर। तो चलो लेते हैं अगेन व्हाट इज गिवन, बी प्लस सी डी, अगेन व्हाट इज गिवन, बी प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स एंड दैट इक्वल्स टू c प्लस डी एक्स है अपॉन c माइनस डी एक्स,
करेक्ट। सो सेम वे में हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के हम क्या बोल सकते हैं, उस थ्योरम के हिसाब से b अपॉन सी एक्स होगा एंड दैट इक्वल्स टू c अपॉन डी एक्स हो जाएगा, राइट। अगेन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ रहा है सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। तो जब सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, ठीक है। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट बी सी एंड डी आर इन जीपी, करेक्ट। तो देख लो, अगर इसे मैं इक्वेशन 1 बोलूँ और इसे इक्वेशन 2 बोलूँ तो 1 एंड 2 से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया है दैट ए बी सी तो जीपी में था ही, फिर से बी सी एंड डी भी जीपी में है, तो ऑफ कोर्स ए बी सी एंड डी ऑल आर इन जीपी और नॉट, यस इट इज। तो लिख दो आंसर। सो हेंस फ्रॉम equation 1 and 2 what is the conclusion that A, B, C and D are in GP, करेक्ट। और यही हमें प्रूव करना था, हमने कर लिया। क्लियर, अंडरस्टूड था ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। लेट S be the sum, okay, P be the product and R is the sum of reciprocals of n terms find in a GP, then you have to prove that p square r to the power n equals to s to the power n। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो GP में है अपना सीक्वेंस, क्लियर, एंड उस GP में s जो है वो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दिए गए हैं n, क्लियर। देन सिमिलरली p क्या है, प्रोडक्ट है सारे उन n टर्म्स का, और r जो है सारे के रेसिप्रोकल का, दैट मीन्स सोचो कि अगर हमारे पास सिर्फ 3 टर्म रहते a b c तो यहाँ पे r जो है वो है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, क्लियर। यही है इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आई बात। तो अगर एक बार आप ये समझ लिए हो कि s p n r है क्या, करेक्ट, तो उसके बाद बस ये रिलेशन आपको प्रूव करना है, क्लियर। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में वी कैन सी कि हमारे पास जीपी है, एन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो अगर मैं जीपी का पूरा सीक्वेंस लिखना चाहूँ, सीरीज लिखना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ए एन कॉमन रेशियो आर। तो सबसे पहले वो अज्यूम कर लेते हैं कि गिवन जीपी के लिए भाई ए अपना है फर्स्ट टर्म और आर जो है वो अपना कॉमन रेशियो, क्लियर। तो मैंने लिख लिया है कि लेट अस अज्यूम दैट a is the first term and r is the common ratio of the given GP, clear। So as it is given that s जो है वो है क्या अपना sum of n terms, so s का जो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन वो क्या हो जाएगा, पहला टर्म इज a, देन दूसरा टर्म इज ar, देन तीसरा टर्म इज ar स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, n टर्म है, nth टर्म में हम क्या लिखते हैं वैल्यू, करेक्ट, a into r to the power n minus 1, so till we will go a into r to the power n minus 1, right, no problem at all, ठीक है। अब देखो इसका अगर मुझे सम लिखना है तो यू ऑल नो क्या है, ये जीपी का सीरीज है, उसका सम जो होता है वो क्या होता है n टर्म्स के लिए, यस इट इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, एज यहाँ पे कि पूरे के पूरे टर्म कितने हैं n, तो तभी यहाँ r टू द पावर n हुआ, क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो यहाँ पे मैं इसे दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्या गिवन है हमारे पास, p गिवन है द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए आर स्क्वायर टिल कहाँ तक जा रहे हैं, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट, बिकॉज nth टर्म यही है हमारे पास। तो आप मुझे बताओ ये प्रोडक्ट हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो a टू द पावर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कहाँ तक, nth टर्म तक, दैट मीन्स हमें a टू द पावर 1 प्लस 1 करना है कहाँ तक, nth टर्म तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, a टू द पावर हो गया अपना n और नॉट, आर यू गेटिंग दिस। जैसे अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन लगी तो ये थर्ड टर्म है, ये तो क्लियर है ना कि टिल हियर वी आर गोइंग टू थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म तक अगर a को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो रहा है, a टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स a क्यूब हो रहा है। तो सिमिलरली जब n टर्म है तो a टू द पावर क्या होगा, a टू द पावर n होगा ना, करेक्ट, समझ में आ रही है बात। तो बस वही लॉजिक यूज करो, a टू द पावर n लिख दो। अब r टू द पावर क्या होगा, यहाँ तो 0 था, यहाँ पे क्या है 1, देन उसके बाद प्लस करेंगे 2, प्लस करेंगे 3, कहाँ तक चल रहे हैं, n माइनस 1 तक, है ना। तो r टू द पावर हो गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n माइनस 1। एंड अगर मुझे आप बता सकते हो तो बताओ कि ये क्या है, n
-1 नेचुरल नंबर का सम। तो जब हमारे पास n नेचुरल नंबर होते थे तो सम क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखना होगा, परफेक्ट n -1, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर n तो है ही, इंटू r टू द पावर n इंटू एन प्लस 1 की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ n -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, n -1 इंटू n/2। क्लियर। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, दैट मीन्स p की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन। तो दिस इज योर, लेट अज्यूम कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब तीसरी बात क्या गिवन है, r के बारे में। तो चलो r भी लिख ले। तो अगेन r इज गिवन एज, यहाँ पे है 1/a प्लस 1/ लिखेंगे ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल वेयर 1/ar टू द पावर n -1। क्लियर। यहाँ तक जा रहे हैं, दैट मीन्स हर एक टर्म का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं, दैट इज योर r। क्लियर। अब इसको कैसे सम करोगे, देखो ये 1/a है, यहाँ पे भी 1/ar है, यहाँ पे 1/ar स्क्वायर है। दैट मीन्स बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो 1/a फर्स्ट टर्म है, उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ रहा है यहाँ पे 1/r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम वे अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ रहा है 1/r। तो क्या मतलब हुआ, ये भी जो है अपना जीपी का सीक्वेंस बन रहा है, जीपी सीरीज दे रहा है, और जहाँ पे अपना फर्स्ट टर्म जो है वो आ रहा है 1/a एंड कॉमन रेशियो जो आ रहा है 1/r आ रहा है या नहीं, है ना। सी 1/a इंटू 1/r दे रहा है आपको क्या, 1/ar वही आया है। फिर 1/ar में मल्टीप्लाई किया 1/r तो 1/ar स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट। तो सिमिलरली वी आर गोइंग टिल nth टर्म। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका जो सम हो जाएगा वो भी फॉर्मेट लेगा किस तरह का, इस तरह का। दैट मीन्स a इंटू r टू द पावर n -1/r -1। बट ओनली द थिंग इज दैट कि यहाँ a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/a, करेक्ट। एंड r की जगह हमें क्या लिखना होगा, 1/r। तो 1/r टू द पावर n -1। नाउ जस्ट सी, बेसिकली हम यहाँ पे 1/r टू द पावर n -1 ना लिख के 1 - 1/r टू द पावर n लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज जब हमारा जो कॉमन रेशियो होता है वो 1 से छोटा होता है तो हम उल्टा लिखते हैं। क्लियर। तो चलो लिख दे। तो 1 - 1/r टू द पावर n अपॉन 1 - 1/r, क्योंकि यही है 1/r इसका कॉमन रेशियो। क्लियर। अब बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सो व्हाट यू विल गेट, 1/a तो है यहाँ पे, एंड यहाँ पे r टू द पावर n -1 हो जाएगा। तो हियर वी कैन राइट r टू द पावर n -1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, r -1। ठीक है। अब देखो बस इतना ही करके मत छोड़ देना। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा है, r टू द पावर n, और यहाँ पे क्या बच रहा है, r। तो ये क्या हो जाएगा, 1/r टू द पावर n -1 और नॉट, yes, तो we have to write that also, that means into 1/r to the power n -1। क्लियर। ये बात क्लियर हुई या नहीं। जैसे r टू द पावर n यहाँ डिनोमिनेटर में था और यहाँ r डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये जाके यहाँ से कैंसिल होगा और एक पावर हटाएगा तो r टू द पावर n -1, बट वो है तो डिनोमिनेटर में ही ना। क्लियर। तो ये आ गया अपना वैल्यू यहाँ पे। सो दिस अज्यूम एट कि दिस इज यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। तो दैट मीन्स हमारे पास एस, पी एंड आर तीनों के हमने टर्म्स प्रॉपरली लिख लिए हैं। अब क्या करना है, इस रिलेशन को प्रूव करना है। ये तो आप समझ ही गए हो कि क्या कर सकते हैं, LHS ले लो, RHS ले लो, मिला दो कि हाँ भाई दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। नाउ देखते हैं यहाँ पे LHS में क्या है हमारे पास। LHS में है p² इंटू r टू द पावर n। तो चलो लिख लें p² इंटू r टू द पावर n। ओके, तो p² में हमें क्या लिखना होगा, इस टर्म को। तो चलो यहाँ से उठा के लिख दे। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, p² की जगह देखो a टू द पावर 2n हो जाएगा। ओके ठीक है, इनटू यहाँ पे है r टू द पावर n -1 इंटू n अपॉन 2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो r टू द पावर क्या आ रहा है, n इंटू n -1, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो चलो p² की जगह पे हमने चीजें लिख दी। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे r टू द पावर n से। तो r टू द पावर n का क्या मतलब है, दिस इज 1 अपॉन a टू द पावर n एंड r टू द पावर n इंटू n -1, राइट।
करेक्ट, वही होगा। तो चलो लिख दें यहाँ पे, सो दिस इज 1/a⁴n इंटू जो r यहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ पे ही लिख देते हैं r⁴n इंटू n-1। ओके, नाउ दिस होल टर्म के ऊपर भी पावर आ जाएगा कितना, n, तो व्हाट वी हैव टू राइट r⁴n-1 अपॉन r-1। क्लियर, डन। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया। अब a⁴n है, यहाँ पे 2n है, दैट मीन्स 2n माइनस n करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा, राइट। तो हमारे पास बेसिकली क्या वैल्यू आ रही है, a⁴n, एंड यहाँ पे वैल्यू, इसके ऊपर पावर भी तो लिखना था n, राइट, बिकॉज r⁴n है, राइट। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, r⁴n-1 अपॉन r-1 तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली देखो तो दिस इज नथिंग बट लाइक दिस ओनली, दैट मीन्स मैंने क्या लिख दिया है, इस पूरे पावर n को मैंने कॉमन लिख दिया है और इनसाइड में जो जो टर्म है मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख दिया, a इंटू r⁴n-1 अपॉन r-1 टू द पावर n। एंड इफ यू विल नोटिस हियर, तो ये है क्या, दिस इज नथिंग बट s और नॉट, यस इट इज, और s टू द पावर हमारे पास क्या आ गया है, n ये क्या है अपना RHS, यस, और यही तो हमें प्रूफ करना था। लुक एट हियर, यहाँ पे s टू द पावर n ही प्रूफ करना था और हमने कर लिया। क्लियर, इजंट इट सो इजी। इफ a b c d आर इन GP, ओके, ये चारों के चारों टर्म जो है वो GP में है, then you have to prove this whole expression, that means a to the power n plus b to the power n, comma b to the power n plus c to the power n and c to the power n plus d to the power n, that means फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म जो है आर इन ऑल्सो GP। क्लियर, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली अगर ए बी सी कंसिडर कर लो, अगर ए बी सी GP में होता है तो क्या होता है, जो बीच वाला टर्म होता है सेकेंड टर्म, तो इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो दैट शुड बी इक्वल्स टू द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, दैट मीन्स उसकी जस्ट बाद वाला टर्म का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स a इंटू सी वाला टर्म। क्लियर, तो बस यही हमें प्रूव करना है। और जब कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है यहाँ पे, it is given that A, B, C and D are in GP, करेक्ट। तो जब A, B, C and D are in GP है तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि ये जो B स्क्वायर होगा that will be equal to AC and उसके साथ ही साथ और क्या हो जाएगा, C स्क्वायर जो होगा that will be equals to करेक्ट BD। तो ये दो कंडीशन हमारे पास है। अब यहाँ से हमें प्रूव करना है BN प्लस Cn टू द पावर 2, दैट मीन्स इस पूरे का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो बस LHS और RHS ले लो और बस प्रूव कर दो। क्लियर, यूजिंग दिस टू रिलेशन। ओके, सो नाउ LHS विल बी हियर व्हाट, वी हैव टू बेसिकली प्रूव b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n का होल स्क्वायर, तो उसे अज्यूम कर लेते हैं LHS। ठीक है, तो चलो इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b टू द पावर 2 होता है, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगा दो, तो हियर इट इज व्हाट, b टू द पावर 2n प्लस c टू द पावर 2n प्लस 2b टू द पावर n एंड c टू द पावर n, यही होगा। तो LHS तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, आइदर यहाँ पे छोड़ो या तो फिर यहाँ पे छोड़ दो आप। क्लियर, नाउ एंड RHS will be here what, tell me, a to the power n plus b to the power n into c to the power n plus d to the power n। क्लियर, यही है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a to the power n into c to the power n हो जाएगा। क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा, a to the power n into d to the power n, देन प्लस b to the power n c to the power n प्लस b to the power n and d to the power n। करेक्ट, यही होगा, नथिंग एल्स। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है। तो हमें बेसिकली इन दोनों को हमें बताना है कि दोनों इक्वल है। तो अब जहाँ जहाँ हमारे पास जो फॉर्मेट में गिवन है, जो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं वो करेंगे पहले। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे है BD, अगर इन दोनों को मैं साथ में लिखूं तो ये है क्या, b टू द पावर n इंटू डी टू द पावर n। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि b इंटू डी टू द पावर n, राइट, दोनों को एक साथ लिख दो और टू द पावर n कर दूं। तो b इंटू डी है क्या, यहाँ पे हमारे पास गिवन कंडीशन है कि वो है c स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू c टू द पावर 2n और नॉट, यस इट विल। तो चलो यहाँ से हमने वो कर दिया। सिमिलरली ए सी इक्वल्स टू यहाँ पे होता है b स्क्वायर, तो यहाँ देखो ए सी है, a c टू द पावर n है, दैट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं b टू द पावर 2n।
करेक्ट। तो चलो लिख दे। सो दिस इम्प्लाइज दैट b टू द पावर 2n प्लस, अब यहाँ देखो a टू द पावर n है, d टू द पावर n है, इसको रहने देते हैं अभी, प्लस यहाँ पे भी b टू द पावर n है, c टू द पावर n है, इसे भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये हो जाएगा c टू द पावर 2n। इन द ब्रैकेट यू कैन राइट डाउन दैट सिंस bd इज इक्वल्स टू c स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या था ac, तो ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। करेक्ट, इट इज गिवन। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चलो, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यू कैन सी कि हमारे पास आ चुका है b टू द पावर 2n प्लस c टू द पावर 2n, और वो हमें चाहिए था b टू द पावर 2n प्लस c टू द पावर 2n आ गया है। अब बस हमें क्या चाहिए, 2 इंटू b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n, और अगर देखो यहाँ पे तो एक तो वो है ही b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n, ऑलरेडी इट इज देयर। तो बस हमें इसे कन्वर्ट कर देना है इस फॉर्मेट में, तो हमारा काम हो जाएगा। बस सिंपल सा तरीका है यही, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो a टू द पावर n इंटू डी टू द पावर n को क्या करें सो दैट वो bc के फॉर्म में आ जाए, सोचो जरा। दैट मीन्स बेसिकली दिस इज व्हाट a इंटू डी टू द पावर n। तो चलो सबसे पहले तो ये लिख देते हैं एज इट इज, बिकॉज ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसको हमें रहने देना है। ओके, अब इसकी जगह पे मैं ए डी होल टू द पावर n लिख सकती हूँ, है ना। अब ए डी है यहाँ पे, तो ए डी के लिए मैं क्या करूँ सो दैट ये बी सी के फॉर्म में आ जाए। तो आप ध्यान से देखो, अगर तो ए को मैं यहाँ कन्वर्ट कर सकती हूँ बी एन सी के फॉर्म में, सिमिलरली डी को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ बी एन सी के फॉर्म में, कर सकती हूँ या नहीं, दोनों ही जगह इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ना बी एन सी के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी, और यहाँ से डी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन बी, इजंट इट? यस। तो चलो लिख दे। सो फ्रॉम हियर c टू द पावर 2n प्लस b टू द पावर n c टू द पावर n, ये रहेगा एज इट इज। अब a की जगह लिख देते हैं b स्क्वायर अपॉन c, तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन c इंटू यहाँ पे क्या है d की जगह लिख सकते हैं c स्क्वायर अपॉन b, तो c स्क्वायर अपॉन b लिख दिया। अब टू द पावर है n अपना, अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर यहाँ से गया, ये स्क्वायर यहाँ से गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है b c टू द पावर n, दैट इज b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n, और वही आ गया हमारे पास, इजंट इट? तो चलो लिख दे। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट b टू द पावर 2n प्लस c टू द पावर 2n प्लस 2 b to the power n c to the power n, and कायदे से this is nothing but b to the power n plus c to the power n का whole square। तो हमारे पास क्या आ गया है, LHS is equal to RHS। So this implies that LHS is equal to RHS, that is हमारे पास जो चाहिए था हमें कि b to the power n plus c to the power n का whole square should come equal to, ये होना चाहिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इंटू क्या है ये c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n, एंड दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन टर्म्स आर, या तो फिर आप सबको लिख दो या तो फिर लिख सकते हो गिवन टर्म्स आर इन जीपी। क्लियर? तो बस यही प्रूफ करना था, हमने कर लिया। क्लियर? डन। If a and b are the roots of this particular equation, ठीक है, and c d are the roots of this equation where a b c d form a gp, अच्छा बहुत सारी बात बता दी गई है, then you have to prove that this ratio is equal to 17:15। क्या करना है, जो जो गिवन है पहले तो आप वो लिख दो। तो उसके पहले जैसे ही आपने देखा कि रूट गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो क्या दिमाग में आया होगा कि हमारे पास ये तो हमें पता है फॉर्मूला बचपन से कि जब हमारे पास रूट्स नोन होते हैं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जबकि यहाँ पे इक्वेशन भी गिवन है, दैट मीन्स दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, और जहाँ से जो इक्वेट होगा उसको इक्वेट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं जब रूट गिवन है तो इक्वेशन लिख देती हूँ। जब रूट्स गिवन होते हैं तो हम इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगर इस कायदे को हम फॉलो करें सो दिस इम्प्लाइज कि अगर ए बी रूट है तो टेल मी फॉर
अपना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू जो 0 है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू हियर 3. डोंट से कि -3 बिकॉज इक्वेशन में हम माइनस लिखते हैं फिर सम ऑफ द रूट्स करते हैं, राइट. सो दैट्स वाई a प्लस बी की वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ 3 एज वेल एज p की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी a इंटू बी, राइट. होगी या नहीं, है ना. तो ये वैल्यू हमें मिल गई. सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, इसका रूट गिवन है c एंड d, तो क्या हो जाएगा c प्लस d, टेल मी. करेक्ट, 12. एंड क्या हो जाएगा, c इंटू डी विल बी इक्वल टू, हियर प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे q. बस ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है. अब इन सब को यूज करते हुए हमें इस रेशियो को बताना है. दैट मीन्स बेसिकली क्या गिवन है, q प्लस पी चाहिए हमें, तो q प्लस पी करोगे तो कितना हो जाएगा सी डी प्लस ए बी, है ना. एंड यहाँ q माइनस पी है, सिमिलरली सी डी माइनस ए बी करेंगे और उसका रेशियो चाहिए 17:15. बट आप बोलोगे कि सी डी भी यहाँ पे अननोन है, ए बी भी अननोन है, तो क्या करेंगे, एज की पी एंड क्यू के फॉर्म में आ रहा है. अगर यहाँ कोई नंबर गिवन होता p की जगह पे तब तो आराम से आप a एंड b की वैल्यू निकाल लेते हैं. बट ये टर्म्स किस में आएंगे, p एंड q के फॉर्म में, है ना. बट उसके साथ ही साथ एक और बात बताई गई है कि a b c d जो हैं सारे के सारे हैं gp में, राइट. सो सिंस इट इज गिवन दैट a b c एंड d आर इन gp, तो जब ये टर्म gp में है तो यहाँ से क्या समझ में आया कि बी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए सी एंड सी स्क्वायर जो होगा वो होगा अपना बी डी. अब ये भी चीज़ें आ गई हैं अपने पास. अब सबका मिक्सचर बनाना है और फिर हमें सॉल्व करना है. क्लियर. तो अब देखो हम क्या यहाँ पे और एक्स्ट्रा अज्यूम कर सकते हैं सो दैट हमारा बहुत ही इजी फॉर्मेट में आ जाए. अगर देखो यहाँ पे बोल दिया गया है कि ए बी सी एंड डी सारे के सारे जीपी में हैं. दैट मीन्स अगर इन सारे में से मैं ए को ही मान लूँ कि ये फर्स्ट टर्म है तो ऑफ कोर्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू सम कॉमन रेशियो. अगेन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू सम कॉमन रेशियो, लाइक दैट ओनली. यही होगा ना. सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि आर जो है वो है अपना कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी. ठीक है, ये जो गिवन है उसके लिए. एंड ए जो है उसी को मैंने मान लिया है इज द फर्स्ट टर्म. करेक्ट. ठीक है. सो दिस विल इम्प्लाई कि जो अपना b है वो हो जाएगा अपना a इंटू आर, राइट. सिमिलरली c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू आर स्क्वायर होगा ना. एंड जब हम d की वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a इंटू आर क्यूब. करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट. अब देखो ना जैसी इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एज की ये सारे एक्सप्रेशन हमारे पास हैं. अब हमें बेसिकली जो प्रूफ करना है हम उसकी तरफ चलते हैं. हमें चाहिए q प्लस पी इज टू q माइनस पी, तो पहले वो लिख देते हैं. नाउ वी हैव q प्लस पी अपॉन q माइनस पी. रेशियो का मतलब ही यही है ना कि उसका रेशियो ले लेते हैं. तो q प्लस पी अपॉन q माइनस पी की हमें वैल्यू निकालनी है और वो प्रूव करनी है कि दैट इज इक्वल टू 17/15. तो q प्लस पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, q इज दिस वन एंड p इज दिस वन. दैट मीन्स बेसिकली दिस इज सी डी प्लस ए बी, करेक्ट, अपॉन सी डी माइनस ए बी, है ना. अब देखो सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू डी दैट इज ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 5. चलो लिख दिया ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 5 प्लस ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए तो ए ही है और बी की जगह ए इंटू आर है तो ए स्क्वायर इंटू आर हो गया. चलो वो भी लिख दिया ए स्क्वायर इंटू आर अपॉन सेम चीज़ें हैं बट माइनस साइन के साथ, तो चलो लिख देते हैं. करेक्ट, आ गई हमारे पास चीज़ें. अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखो तो ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है. तो ए स्क्वायर को सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं. दैट मीन्स कैंसिल करा सकते हैं. तो चलो ए स्क्वायर यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी. तो हमारे पास बचा क्या, अब आर भी देखो तो यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है हर जगह से. तो हमारे पास कायदे से बचेगा आर टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4 माइनस 1, राइट. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ आर. दैट मीन्स अगर हम आर की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना. बस वहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ गया. तो अब सोचो कि आर की वैल्यू हम कहाँ से निकालें और कैसे निकालें. तो उसके लिए जो अपने पास गिवन एक्सप्रेशन है उसे यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं.
अगर जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें क्या गिवन है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अगर हम यहाँ से निकाले तो उसमें क्या आ जाएगा। तो आप देखो आर के लिए हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है, हम इसे यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 3 है, सिमिलरली c प्लस डी इक्वल्स टू 12 है। नंबर में तो और कोई वैल्यू है नहीं ना, ये p एंड q के ही फॉर्म में है, तो दैट मीन्स यहीं पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ नंबर दिख रहे हैं और आंसर भी हमें नंबर में चाहिए, राइट। तो डिजिट्स में आंसर तभी मिलेगा जब हम r की वैल्यू ही डिजिट में निकालें। तो अब यहाँ से देखो a प्लस बी 3 है, सो क्या लिख सकते हैं, सिंस a प्लस बी इज गिवन एज 3, सो दिस इम्प्लाइज b की जगह क्या लिख सकते हैं वैल्यू a इंटू आर। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर, ठीक है, एंड दैट इज कमिंग एज 3। एंड जो दूसरी बात गिवन है c प्लस डी की वैल्यू गिवन है 12, सो फ्रॉम हियर क्या लिख सकते हैं, c की वैल्यू हमने निकाली थी a इंटू आर स्क्वायर, तो चलो यहाँ लिख देते हैं a इंटू आर स्क्वायर प्लस d की वैल्यू क्या है a इंटू आर क्यूब, इसे भी लिख देते हैं, तो दिस इज a इंटू आर क्यूब एंड दैट इज कमिंग एज 12। सो फ्रॉम हियर आप थोड़ा सा कॉमन ले लो, तो a इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ देखो अगर मैं r कॉमन लूँ, आर स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बच रहा है r प्लस 1 ओनली एंड दैट इज कमिंग एज 12। तो यहाँ देखो a इंटू 1 प्लस आर इज 3, तो यहाँ से a इंटू 1 प्लस आर हो जा रहा है 3, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, आर स्क्वायर इज कमिंग एज 4 ओनली। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? इस इक्वेशन को यहाँ यूज कर लो तो यू आर गेटिंग आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो बेसिकली आर की वैल्यू आ गई है अपने पास 2, राइट। तो जब आर की वैल्यू आ गई है 2, इनफैक्ट कुछ भी रखो प्लस माइनस 2 ही आएगा ना, आर स्क्वायर की वैल्यू है 4, दैट मीन्स रेशियो हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, राइट, डजंट मैटर। तो आर की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 2, जैसे ही आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई है, नाउ यू ऑल कैन टेल मी कि q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी आएगी। सो देयरफॉर अपना जो q प्लस p है अपॉन q माइनस p, दैट विल बी इक्वल टू, पुट द वैल्यू, सो प्लस रखो या माइनस रखो, उसका 4 में जब पावर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 ओनली, सो 16 प्लस 1 इज 17 एंड अपॉन ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 इज 15, और यही हमें प्रूफ करना था, सो प्रूव्ड। क्लियर, अंडरस्टूड। तो कैसे हमने इसे सॉल्व किया है, ध्यान रखना हमेशा कि जहाँ से नंबर है वहीं से हमें नंबर मिलेगा, तो इस दोनों को यूज किया तो आर की वैल्यू आ गई, आर एक बारी वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हमने देखा कि ए को जो था यहाँ पे ए का टर्म वो कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है सिर्फ आर का टर्म, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, डन। द रेशियो ऑफ द एम का मतलब अरिथमेटिक मीन, and gm that is geometric mean of two positive numbers a and b का am and gm, ठीक है, इसका जो रेशियो है is m is to n, क्लियर, ये गिवन है, ओके। सो नाउ शो दैट a is to b जो होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ m and n, और वो कैसा है, m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज टू m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ आप देखो तो m प्लस हमने सेम टर्म किया है एंड डिवाइडेड बाय m माइनस भी हमने सेम टर्म किया है। तो आपको याद होगा आज ही की वीडियो में मैंने एक टर्म यूज किया था कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसको आपने पहले भी यूज किया हुआ है, तो उसी तरह का फॉर्मेट ये दे रहा है या नहीं। आपको क्या बताया था मैंने कि अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d रहता है तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। दैट मीन्स जो भी टर्म हम यहाँ प्लस करते हैं वही टर्म माइनस करते हैं, जो न्यूमरेटर में पहले होता है वही डिनोमिनेटर में भी पहले होता है। इस तरह का फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, करेक्ट, आपको याद होगा। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का टर्म है, क्लियर, ठीक है। तो चलो यहाँ तो ये समझ में आया कि इसे हमें यूज करना है, कैसे, आई विल सी। अब यहाँ पे देखो am और gm गिवन है टू पॉजिटिव नंबर का, तो सबसे पहले तो वहां से हम वो लिख लेते हैं कि am gm है क्या। तो फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, सो फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, जो अपना am होगा, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, a प्लस बी अपॉन 2 और नॉट होगा, करेक्ट। एंड जो अपना gm है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ab, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो am gm मैंने लिख लिया। अब इन दोनों का रेशियो बोला गया है इज m is to n, and what is given, so given that
ए एम अपॉन जी एम, वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है, m अपॉन n, एंड दैट इक्वल्स टू दोनों की वैल्यू रख दो तो a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ए बी। सो दिस इम्प्लाइज नथिंग बट m अपॉन n को मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी। करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। ये चीजें तो मैं लिख ही सकती हूँ, तो ये वाला टर्म आ गया है। अब हमारे पास प्रूव क्या करना है, इस पूरे टर्म को हमें प्रूव करना है। तो अब चलते हैं यहाँ पे। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव हियर a अपॉन b को हमें इक्वेट करना है किसके साथ, हमें दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। करेक्ट, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो अब क्या करोगे, अब देखो हमारे पास ये रिजल्ट आया है और यहाँ पे ये रिजल्ट चाहिए, इससे हमें पहुँचना है यहाँ तक, राइट। तो चलो इसको तो पहले लिख लेते हैं कि ये प्रूव करना है, तो ये सेपरेट है। ओके, दैट मीन्स क्या करें, क्या सोचे, यहाँ देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी m और n का टर्म है, a एंड b का टर्म है। दैट मीन्स जो यहाँ पे यूज किए गए हैं अपने टर्म्स वो तो सेम है, करेक्ट, बट एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट है। तो उस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इफ वी विल अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ देखो m प्लस सेम टर्म है और यहाँ m माइनस सेम टर्म है। तो यहाँ भी अगर मैं अप्लाई कर लूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ सकता है कि अगर मैं क्या करना चाह रही हूँ, m प्लस कर रही हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो सेम चीज़ें मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। करेक्ट, इसी दोनों को यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, पता ही होगा ये। तो अगर इन दोनों को यूज़ करके मैं कुछ भी यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो आई हैव डन दिस। और क्यों किया है इसका रीज़न तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। क्लियर, एंड दैट इज इक्वल टू हियर क्या हो जाएगा, सेम तरीके से मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, a प्लस बी, और यहाँ देखो ये पूरा टर्म अज्यूम कर लो कि ये m है और ये n है। तो जैसा हमने रिलेशन यहाँ लगाया है, सेम टू सेम रिलेशन हमें राइट हैंड साइड में भी लगाना होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फिर से मैं बोल रही हूँ, जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लगाया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेम रिलेशन हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो दैट दिस होल टर्म इज योर m, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m प्लस, तो पहले तो m प्लस कर दो, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस, करेक्ट, तो a प्लस बी प्लस कर दिया। अब उसके बाद क्या किया था मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर किया था। तो सबसे पहले ये ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर की जगह ये पूरा टर्म, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस क्या किया था, n स्क्वायर, और n कहाँ पे था, डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स ये टर्म को पूरा का पूरा मैंने अज्यूम कर लिया है n, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और वो क्या होगा, 2 स्क्वायर इज 4, स्क्वायर रूट का ab क्या हो जाएगा, ये ab ओनली, सो 4ab। तो ये हो गया अपना 4ab। डन, क्लियर और नॉट? यहीं पे बस एक ट्रिक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। क्या किया मैंने, m और बाय n को मैंने लिख दिया है इस तरीके से, तो सेम पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। तो जो पैटर्न मैंने इधर फॉलो किया है उसी पे फॉलो करते हुए राइट हैंड साइड में मैं लिख सकती हूँ इस तरीके का टर्म। करेक्ट, अब बस एक बार न्यूमरेटर लिख लिया है तो आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर में बस एक ही डिफरेंस होता है और वो होता है नेगेटिव साइन का। तो एज इट इज लिख दो। डन, नो प्रॉब्लम। चलो, तो यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। अब देखो इनसाइड द स्क्वायर रूट है क्या, हमें इस पूरे का रिजल्ट चाहिए a अपॉन b, और ये चल ही रहा है उस तरफ कि आपको दे देगा ये रिजल्ट। कैसे, तो यू कैन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 4ab है। क्या होता है ये, परफेक्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई ज़रूरत ही नहीं है याद करने की, अगर नहीं भी याद है जस्ट थिंक कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 4ab करोगे तो माइनस 2ab आएगा। दैट मीन्स ये फॉर्मूला देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। सेम वे यहाँ पे भी वही मिलेगा आपको। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे a प्लस बी के होल, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा, a माइनस बी। करेक्ट, तो बस लिख दो
सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, a प्लस बी तो पहले से था ही, प्लस हो गया है यहाँ पे a माइनस बी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में a प्लस बी तो पहले से ही था, ओनली द डिफरेंस वाज माइनस साइन, तो a माइनस बी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, प्लस बी गया माइनस बी के साथ, यहाँ पे माइनस साइन है तो ऑफकोर्स क्या जाएगा, यहाँ से a जाएगा a के साथ, तो हमारे पास क्या बच के आ गया है यहाँ पे 2a अपॉन 2b एंड टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट, a अपॉन b, और यही हमें प्रूफ करना था और हमने कर लिया। क्लियर? देखा आपने कि कैसे हमने बहुत सिंपल तरीके से इसे प्रूव कर लिया है, कोई यहाँ और ज़्यादा परेशानी है ही नहीं। एक बार आप समझ लिए हो कि कहाँ से हमें आगे बढ़ना है, देन यू कैन जस्ट डू इट सो क्विकली। डन। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी कर रखे हुए हैं, राइट? तो चलो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि ये है अपना SN, तो SN इक्वल्स टू है 5 प्लस 55 प्लस 555। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 11 एंड देन 111 एंड सो ऑन, करेक्ट, टिल n टर्म्स। ठीक है ना, n टर्म्स तक हमें जाना है। फाइन, यही है अपने पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 है 11 है, दैट मीन्स इसका तो हम कुछ सम अच्छे से निकाल ही सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑफ कोर्स मुझे 9 से डिवाइड करना होगा। अब आ गया अपने पास 9, 99, देन 999 प्लस सो ऑन टिल वेयर, nth टर्म तक। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे इसके आगे क्या करेंगे। 5/9 को रहने देंगे एज इट इज। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। सिमिलरली 99 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 100 माइनस 1, प्लस 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, दैट इज 10 क्यूब माइनस 1। सिमिलरली कहाँ तक चलेंगे, 10 टू द पावर n माइनस 1 तक, और नहीं। यस, वी विल गो टिल देयर ओनली। सो नाउ यू ऑल नो व्हाट टू डू। क्या करना है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन टिल 10 टू द पावर n। जीपी में है a क्या है उसका 10, r क्या है उसका वो भी 10, तो क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। डन। तो ये 10 का लिखा। अब क्या है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कहाँ तक, nth टर्म तक, दैट मीन्स माइनस n। डन, करेक्ट। चलो अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ये हो जाएगा 50, यहाँ 9 हो जाएगा तो 50 अपॉन 81 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 हो रहा है, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 5n अपॉन 9। यही बस इतना ही आंसर है, दैट्स ऑल। अब चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट यहाँ पे 9 लिख के और एलसीएम लिख लो, तो यहाँ पे 9n कर सकते हो, 9 9 81 हो जाएगा, या तो फिर इस तरह से लिखो। दोनों ही तरीके से आपका आंसर जो है वो सही है। बस डन, करेक्ट। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में आपको करना है, मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी। यू ऑलरेडी नो दिस, आई नो, बट फिर भी देखो क्या है यहाँ पे अगर मैं SN को मान लूँ दिस वन, तो क्या कर सकते हैं, 6 यहाँ पे भी कॉमन लिया जा सकता है। अगर 6 कॉमन लिया तो क्या बचा, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस टिल nth टर्म, करेक्ट, यही होगा। ओके चलो मैंने शॉर्ट में लिख दिया nth टर्म। अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 9 से, तो डिवाइड करेंगे 9 से, तो क्या आ जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, कहाँ तक चलेंगे, टिल nth टर्म। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेल मी। क्यों किया मैंने 9 से मल्टीप्लाई, बिकॉज वो हमेशा 10 माइनस 1 वाला फॉर्मेट देता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज 10 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर मैं लिखूं तो 1 माइनस 0.1 को मैं 0.9 लिख सकती हूँ, सबको पता है ये, ठीक है। फिर मैं लिखूं तो 1 माइनस 0.01 अगर लिखूं तो ये 99 होता है, ये भी आपको पता है। सिमिलरली मैं 1 माइनस अगर 0.001 लिखूं तो ये हो जाता है 0.999, ये भी आपको पता है। इसी तरह से मैं nth टर्म भी लिख सकती हूँ, करेक्ट, सही है या नहीं है, राइट। अब एक और बारी देख लो इसको, 6/9 है, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो 1 कितनी बार आएगा, n टाइम, तो मैं लिख सकती हूँ n माइनस, अब ये है क्या बेसिकली 10 टू द पावर -1 और नॉट है ये, राइट।
10 to the power 1 का मतलब 10 होता है, 10 to the power -1 का मतलब 1/10 होता है, दैट इज नथिंग बट 0.1। तो ये है अपना, चलो छोटी ब्रैकेट ले लेती हूँ, 10 to the power -1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है इसलिए मैं यहाँ प्लस लिख रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है 10 to the power -2, राइट। सिमिलरली ये क्या है अपना 10 to the power -3 टिल कहाँ तक हम जा रहे हैं, 10 to the power, टेल मी nth टर्म है, दैट मीन्स -n तक, डन, राइट। अब तो आप सबको पता ही है इसके बाद की कहानी, तो ये क्या है n माइनस इसका पूरा सम, ये अपना जीपी में है या एपी में है, करेक्ट जीपी में है, एज पहला टर्म है 10 to the power -1, तो लिख लेते हैं 10 to the power -1 इंटू r to the power n -1 हो गया 1 minus r to the power n, परफेक्ट 1 minus r to the power n, बिकॉज r जो है 1 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे 1 minus r क्या है यहाँ, वो भी है 10 to the power -1, तो 10 to the power क्या हो जाएगा -n। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस। r to the power, तो r का मतलब ही r to the power -1 to the power n होता है, so that's why -n हो गया अपॉन 1 minus 10 to the power -1। अब बस इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, लिख दो आंसर प्रॉपर तरीके से। तो बेसिकली ये देखो थोड़ा कैंसिल हो रहा है, सो 2/3 है, तो 2/3 तो लिख ही दिया, और यहाँ पे है n माइनस ये कितना हो रहा है, ये है बेसिकली अपना 0.1 इंटू 1 minus 10 to the power n माइनस n तो रहने दो, अपॉन ये क्या है अपना 0.9, ओके ठीक है। तो अब देखो पॉइंट तो यहाँ से भी कैंसिल, तो यहाँ से आप जस्ट सॉल्व करो, एलसीएम लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट वी आर गेटिंग 2n/3 माइनस यहाँ क्या हो जा रहा है 2 इंटू 1 minus 10 to the power -n अपॉन 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 9, सो 27। सो बेसिकली दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, ऑफ द सीरीज दिस वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बारी में आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज को ध्यान से देख लो, और हमें यहाँ पे बताना है 20th टर्म, दैट मीन्स बेसिकली यू हैव टू फाइंड कि क्या होगा इसका nth टर्म। एक बार nth टर्म पता चल गया तो n में आप कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, है ना। तो चलो क्या है, पहला टर्म है इसका 2 into 4, ठीक है, दूसरा है 4 into 6, फिर है 6 into 8। तो आप देखो कि 2 है, अगर इसको सिर्फ कंसिडर करें तो 2 है, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, दैट मीन्स 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, ओके। तो अगर मैं 2 into 1 था पहले में, 2 था सेकंड में, 3 था थर्ड में, दैट मीन्स 2 into n तो लिख सकती हूँ इसकी जगह पे। तो चलो इसको मैंने 2 into n लिख दिया, ओके डन। तो पहला 2 हो गया अपना, दैट मीन्स ये वाले टर्म्स हमने कर लिए। अब उसके साथ मल्टीप्लाई करके है कितना 4 कैसे आ रहा है, 4 है, 6 है, 8 है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो 2 + 2 आ रहा है, ओके। यहाँ पे क्या है 4 + 2 है, 6 + 2 है, ओके। तो अगर मैं यहाँ 2n + 2 लिख दूं ना, पुट एनी वैल्यू, अगर मैं n 1 रख रही हूँ तो 2 into 1 2 + 2 4, करेक्ट। अगर सोचो यहाँ पे भी रख दो 1, तो 2 into 1 2 प्लस यहाँ into 4, करेक्ट, सही आ रहा है। 3 रख के देखते हैं, 2 into 3 6, ठीक है। नाउ 6 + 2 8, यस इट इज देयर। सो हमारे पास वैल्यू आ गई है। सो फ्रॉम द सीरीज व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम द सीरीज Tn इज हियर नथिंग बट 2n इंटू आ रहा है 2n + 2, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज T20 जो होगा, यहाँ पे 20 खेलने मत जाना, यहीं पे रहो। T20 इज नथिंग बट 2 into n की जगह रख दो 20 इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 into 20 + 2। तो बेसिकली व्हाट वी हैव 40 multiplied by 42 क्या हो जाएगा 16, so 1680। so this is the answer for this question। बहुत ही सिंपल है, that means 20th term is nothing but 1680। either ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे छोड़ दो, why, because ये इसी तरीके से है, तो दोनों ही फॉर्मेट आपका सही है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, क्लियर। तो एज यू कैन सी ये किस तरह का प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है, दैट मीन्स हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ता हुआ क्वेश्चन, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं और कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर, यूज ट्रैक्टर है, ठीक है, ओके, फॉर ₹12,000, फिर भी बहुत सस्ती मिली है ना, ओके चलो ठीक है।
उसके बाद ही पेज ₹6,000 कैश, ओके कैश दे दिया है 6,000, ओके फाइन, एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹500। अब देखो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट हो कितना हो जाएगा, 6,000 पे कर दिया कैश, तो ऑब्वियसली 6,000 ही बचे हैं। अब वो 6,000 के लिए बेचारे के पास पैसे नहीं है, तो वो इंस्टॉलमेंट भी पे करने के लिए बात करता है। अब कैसा इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो एनुअली दे रहा है, और किस तरह से, ऑफ ₹500, 500 देगा हर साल वो, ठीक है। प्लस उसके साथ क्या करेगा, 12% ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। दैट मीन्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 12% इंटरेस्ट किस पे देगा, इस पूरे 12,000 पे नहीं, बिकॉज उसमें 6,000 उसने दे दिया है। तो ऐसा डील हुई है कि जो रिमेनिंग 6,000 बचे उस पे वो 12% इंटरेस्ट देगा, लेकिन पहले साल के लिए। अब देखो हर बारी तो वो 500 हर साल करते जा रहा है ना पे, तो क्या होगा, दूसरे साल में 500 और घट जाएंगे उसके बैलेंस में से। दैट मीन्स जो 6,000 था उसमें से 500 घटेंगे तो 5,500 बचेगा। अब उस 5,500 में ये करेगा 12% इंटरेस्ट पे उसको। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ऐसे करके चलती जाएगी सीरीज। कहाँ तक जाएंगे हम, जब तक कि उसका पूरा जो बैलेंस 6,000 था वो खत्म ना हो जाए। ओके तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो सब चीजें लिख लेते हैं। और हाँ, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। दैट मीन्स ये सारा काम करने के बाद जो ट्रैक्टर की कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी आपको वो बताना है। तो ऑफकोर्स आप समझ ही रहे होगे कि 12,000 की तो पड़ेगी नहीं, उससे ज्यादा की ही पड़ेगी, क्योंकि एडिशनल यहाँ पे 12% इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है हर साल। करेक्ट, तो चलो निकाल के देख लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, जो टोटल कॉस्ट था अपने ट्रैक्टर का वो है ₹12,000। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रुपीज लिखा है इस तरह से, तो आई एम राइटिंग, अदरवाइज आपको पता ही होगा कि रुपीज को ऐसे हम लिखते हैं अब, है ना। बट जहाँ पे क्वेश्चन में जो यूज किया गया है आपको वैसे ही लिखना चाहिए। ओके डन। अब कितना है, पेड अमाउंट कितना है हमारे पास, पेड किया है उसने 6,000। ओके फाइन। अब हमारे पास अनपेड कितना है, अनपेड जो है अमाउंट वो भी है रुपीज, ऑब्वियसली 12 - 6 कितना हो जाएगा 6, सो 6,000। ओके, अब हमारा जो इंस्टॉलमेंट है एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो पहले एक साल का लिख लेते हैं। सो फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्या है अपने पास 500 तो देगा वो, करेक्ट, प्लस जो अपना रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना था 6,000। अब इसका 12%, दैट मीन्स 12% ऑफ दिस 6,000, करेक्ट, राइट। यही है अपना पहला इंस्टॉलमेंट। दैट मीन्स बेसिकली ये क्या है 500 प्लस 12/100 सोच लो इंटू 6,000, यही है ना। डन, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे हमने कर लिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे ये तो था पहले साल का इंस्टॉलमेंट, अब दूसरे साल का क्या हो जाएगा, फिर से वो 500 तो देगा ही, प्लस जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 6,000 में से 500 घटा लो, राइट, तो कितना बचेगा 5,500। तो 55% का 5,500 का 12% देगा वो यहाँ पे इंटरेस्ट। तो ऐसे ही चलते जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, सीरीज बचेगा ना। तो पहले क्या निकाल ले, पहले हम निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट निकाल लेती हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट मैंने इसलिए लिखा सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई पहले साल में ऐसे है, उसके बाद सो ऑन करके घटता जाएगा वो, राइट। बट ये 500 इज फिक्स्ड। कहाँ तक फिक्स्ड होगा, टेल मी। ये होगा फिक्स जब तक कि ये 6,000 अपना पूरा खत्म ना हो जाए। तो टेल मी कि 6,000 कितने इंस्टॉलमेंट में खत्म होगा, कैसे निकालोगे, आप सबको पता ही होगा। 500 को डिवाइड, यहाँ 6,000 को डिवाइड कर दो 500 से, उतने ही देने होंगे। तो क्या हो जाता है अपने पास, 6,000 को अगर मैंने डिवाइड करना है 500 से, तो यू ऑल नो दिस कि ये कितना हो जाएगा 12। दैट मीन्स 12 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे तभी जाके जीरो अमाउंट होगा, है ना। तो ये बैलेंस खत्म करना होगा मैं 12 में, है ना, राइट। तो 12 इंस्टॉलमेंट तक चलेंगे। दैट मीन्स ये सीरीज जो चलेगा वो 12 नंबर ऑफ टर्म्स तक चलेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस। तो चलो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले दिया उन्होंने 500, ठीक है, प्लस क्या किया 12/100 किया इंटू 6,000, फाइन। अब दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, इसको चलो मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये पहला इंस्टॉलमेंट था। अब दूसरा फिर से हो गया 500 प्लस 12% किसका, 12% होगा 5,500 का,
ठीक है, डन। ये हो गया अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट, प्लस तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये भी हो जाएगा 500 प्लस 12/100। ओके, ये कितने का, ये हो जाएगा अपना 5000 का, है ना। अब 5000 तक हो गया, प्लस सिमिलरली चलते जाएंगे, कब तक, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगा, 500 तो देंगे ही, प्लस कितना बचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 500 ही, है ना। जब हम ये दे रहे हैं दैट मीन्स 500 बचा है तभी दे रहे हैं, तो 500 का 12%। क्या इसके बाद हम चलेंगे आगे, बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो क्यों इंटरेस्ट किस पे पे करना, है ना, और ऐसे भी क्यों पे करें उसके बाद। तो बस यहाँ तक हमें इसका सम निकालना है, दैट विल बी योर टोटल इंस्टॉलमेंट पेड। और उसके बाद हमें चाहिए ट्रैक्टर का कॉस्ट, जो उसको पड़ा, तो ट्रैक्टर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये पेड अमाउंट एंड प्लस दिस अमाउंट, सो दैट विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग दिस। 6000 तो उसने पहले ही पे कर दिए थे, अब उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट भर रहा था, तो इंस्टॉलमेंट में जितने पैसे उसने भरे उसे हम ऐड भी तो करेंगे 6000 में, तो वो हो जाएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट उस पर्टिकुलर फार्मर के लिए। क्लियर। तो चलो इसका सम निकालते हैं। तो चलो इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, इसके बाद तो इसको मैं लिख दे रही हूँ टोटल एनुअल पेड इन इंस्टॉलमेंट, तो मैं इसे TA लिख रही हूँ, ठीक है, टोटल एनुअल इंस्टॉलमेंट, TAI लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, आप पूरा लिख लेना। ओके, तो TAI मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट मीन टोटल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद जनरली इसका सम करना है बेसिकली, तो 500 कितनी बारी हम कर रहे हैं ऐड, अब तो आप समझ ही गया होगा कि हम 6000 तक जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका सम कितना होगा, 6000 ही होगा। तो चलो ऐसे भी 12 टाइम्स हम कर रहे हैं, तो 12 × 5 होता ही है 60, तो यहाँ पे हो गया अपना 6000। तो चलो ये 500 को मैंने सबको ऐड कर दिया एक ही बार, 6000 हो गया। अब उसके बाद क्या है, देख रहे हो हर जगह की 12/100 यहाँ कॉमन है, और ऐसे भी देखो तो ये 100 से चलो कैंसिल करा देते हैं, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 2 0, यहाँ पे भी 2 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी, हर जगह आप 2 0 तो कैंसिल करा ही सकते हो ना। तो पहला हमारा क्या बन रहा है 60, और लास्ट वाला टर्म क्या बन रहा है 5, इजंट इट। तो चलो फिर से लिख लेते हैं, तो चलो 12 लिया कॉमन, अब यहाँ क्या बचा, पहला टर्म है 60, फिर है 55, फिर है 50, सो ऑन चलते जा रहे हैं टिल करेक्ट 5 तक। अब देखो यहाँ 6000 तो ये रहेगा ही, प्लस 12 रहेगा। अब ये क्या है, ये सम है किसका, एक AP का, है ना, AP सीरीज बन गया जिसमें A जो है वो है 60, लास्ट टर्म है 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, करेक्ट ये 12 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या हो जाएगा अपना 12, दैट मीन्स n/2, तो 12/2 इंटू A प्लस L कर दो, या A प्लस n माइनस 1 इंटू D कर दो, कुछ भी करो। सो दिस इज 60 प्लस 5 में कर रही हूँ, है ना, A भी है L भी है, तो क्यों यूज करना दूसरा फॉर्मूला। तो चलो अब इसको सॉल्व करना है, बस लिख देना आंसर। सो दिस इज बेसिकली 6000 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम में ये 65 है और इंटू 6 है एंड इंटू 12 है, तो क्या हो जाएगा आंसर, टेल मी। 12 × 6 × 65, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, बता दो मुझे आंसर। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 4680, तो हमने ये वैल्यू निकाली, तो फाइनली वी हैव गॉट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10680, करेक्ट, इतना ही हुआ। तो 10680 तो रुपीज आ गई है अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट की। इसके बाद हमें चाहिए क्या था, टोटल कॉस्ट, देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर द फार्मर विल बी व्हाट, फार्मर के लिए अपना टोटल कॉस्ट जो है, पहले उसने दिया था 6000, राइट, वो पे किया था, प्लस जो ये इंस्टॉलमेंट भरा, तो इसमें क्या है 10680। सो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, ये हो जाएगा अपना 16680। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स ऑफ कोर्स वो 12000 का जो ट्रैक्टर था उसको थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ा, राइट, बट ये भी हो गया कि बहुत सारा टाइम भी मिल गया, है ना, 12 साल में कंप्लीट किए जाके, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो बनता है ना। चलो ठीक है, तो दिस इज द आंसर। शमशाद अली बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000, ठीक है, चलो ही पेज ₹4,000 कैश, ओके, 22 में से उसने क्या कर दिया है, 4000 जो है वो कैश पे कर दिया है, ओके, एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, सेम जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे भी एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात की है, ऑफ ₹1000, ओके, वहां 500 दे रहे थे, बट यहाँ पे पैसे भी ज्यादा है ना, और स्टार्टिंग में कम पे किया है, तो 4000 पे किया। उसके बाद क्या कर रहा है, हर साल 1000 रुपीज प्लस क्या करना है, 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, जस्ट सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन ओनली। तो ये आप फटाफट से करके मुझे बताओ, और हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम। तो मुझसे पहले जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ यहाँ पे, क्लियर। तो पहले क्या करेंगे, क्या गिवन है,
जो अपना स्कूटर कॉस्ट है वो गिवन है, तो स्कूटर कॉस्ट इज हियर रुपीज, आदत हो गई है आर लिखने की, रुपीज यहाँ पे है 22,000, फाइन। अब पेड कितना है, पेड अमाउंट इज हियर रुपीज 4,000, ओके। तो कितना बचा रिमेनिंग, सो अनपेड जो है अपना टोटल वो है अपना, इसमें से घटा लो तो ऑब्वियसली ये हमारा बच रहा है 18,000, तो 18,000 बच गए हमारे रुपीज, दैट मीन्स 18,000 से पे करना है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल इंस्टॉलमेंट, तो आपने देखा था कि पहला इंस्टॉलमेंट हमने कैसे निकाला था, अब तो करने की जरूरत नहीं, आप समझ ही चुके हो। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इंस्टॉलमेंट पेड, टू बी पेड लिख दो, टू बी पेड वो कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा दैट विल बी हियर, टेल मी, पहले साल में वो कर रहा है 1000, ओके, प्लस उसके साथ हम क्या कर रहे हैं 10%, किसका 10%, दैट मीन्स 10/100 ही होगा, इनटू हम किसका करेंगे रिमेनिंग का, रिमेनिंग कितना है 18,000, ओके फाइन, प्लस फिर से वो 1000 रुपए देगा, उसके बाद क्या करेगा प्लस 10% किसका देगा, 10% देगा, जो 18,000 में से 1,000 माइनस हो गया तो बचा कितना 17,000, ठीक है, तो 17,000 पे। अब प्लस ऐसे ही चलते जाएंगे, कब तक जाएंगे, लास्ट में भी हमें पे करना है 1000 रुपए, बट नाउ क्या है हमारे पास इंस्टॉलमेंट के लिए जो इंटरेस्ट 10 into 10% ऑफ सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग ये 1000 रुपए बचे, बिकॉज सारे उसके बाद पेड हो चुके हैं उसके पहले, क्लियर। तो टेल मी 1000 को मैं कितनी बार ही ऐड करूंगी सो दैट हमारे पास 18,000 होंगे, बहुत ही सिंपल है, बताओ, यस इट इज 18, तो दैट मीन्स 18,000 तो इसे पे करने ही थे, तो वो कर लिया इसने पे, और वो 18 बारी में पे किया है, दैट मीन्स प्लस अगर मैं बात करूं, चलो ये 100 में फिर से कटा दे रही हूँ सो दैट इजी हो जाता है कैलकुलेशन, हर जगह से 100 तो कट ही रहा है, ठीक है, तो अब 10 कॉमन आ रहा है, चलो मैं पहले 10 भी कॉमन ले लेती हूँ। अब क्या बच रहा है हमारे पास 180 प्लस 170 प्लस 160 ही जाएगा, प्लस टिल कहाँ तक जा रहे हैं 10 तक, है ना। अच्छा ठीक है, अब फिर से एक बारी लिख दूं, 18,000 कब तक पहुंचे थे, 18 इंस्टॉलमेंट देने के बाद, है ना, क्योंकि 1000 दे रहे थे, हमें पहुंचना था 18,000, तो हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि 18 इंस्टॉलमेंट दिया है हमने, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म का क्या मतलब हुआ, परफेक्ट 18, तो n की जगह हम लिख सकते हैं 18, दैट मीन्स n/2, और ये क्या है, ये अपना AP सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है, तो n/2 इंटू a प्लस l कर दो, तो n यहाँ पे a क्या है 180 प्लस लास्ट टर्म क्या है 10, दैट्स ऑल, राइट। चलो तो अब इसको सॉल्व करके लिख दो आंसर, तो ये कितना 9 टाइम्स में कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 90 इंटू 190 प्लस 18,000, तो 18,000 प्लस 90 इंटू यहाँ पे कितना है 190, राइट, तो कितना आंसर हो जाएगा टेल मी, सो दिस इज बेसिकली 171, 2 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ गया है, यहाँ से 100 लिख दिया, ये हो गया अपना 5,3, सो 35,100 रुपीज जो है वो हो गया अपना इंस्टॉलमेंट। सो आप देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अब क्या है, अब हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट जो पड़ेगा शमशाद अली को फॉर दिस स्कूटर वो कितना हो जाएगा, सो टोटल कॉस्ट फॉर शमशाद अली इज इक्वल टू, जो उसने पे किया था वो कितना किया था 4,000 प्लस ये जो पे करना है उसे इंस्टॉलमेंट दैट इज 35,100, सो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज रुपीज कितना हो गया 39,100, सो द आंसर इज 39,100। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा पड़ा, बट हाँ इंस्टॉलमेंट भी बहुत लंबा चला, 18 साल का, तो इतना तो इंटरेस्ट लेगा ही, करेक्ट, तो दिस इज द आंसर। अ पर्सन राइट्स अ लेटर, ठीक है, लेटर लिख रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, आजकल तो कोई लेटर लिखता ही नहीं है ना, तो चलो, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, फाइन, 4 फ्रेंड को लेटर लिखा, ओके, he asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons, okay, that means अब वो 4 बंदे को जो लिखा था, 4 उसके फ्रेंड को जो लेटर लिखा था, सबसे उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम भी 4 को भेजो, तुम भी 4 को भेजो, मतलब सारे लोग चारों बंदे 4 को भेजेंगे,
क्लियर? मतलब समझ रहे हो कैसा फुलझड़ी सा बन रहा है यहाँ पे। अगर एक बंदे ने 4 लेटर लिखा, ओके ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये भी 4 लेटर लिखेगा, फिर ये भी क्या करेगा, ये भी अपना 4 लेटर लिखेगा, उसके बाद ये भी 4 लेटर लिख रहा है, राइट, और ये भी 4 है ये, और ये भी 4 लेटर लिख रहा है ना। अब इसमें भी क्या करेगा, ये भी 4 लेटर लिखेगा, ये भी 4 लेटर लिखेगा, ठीक है, ये भी 4 लेटर लिखेगा, तो बड़ा सुंदर सा डिजाइन बन रहा है ना। तो मतलब समझ में आ रही है आपको कि क्या करना है। पहले बंदे ने लिखा 4 लेटर, फिर उसके बाद लिखा 4 ने 4 ईच को लिखा है, तो कितना हो जाएगा, सोचो, पहले 4 लिखा था, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑफ कोर्स हम लिखेंगे कितना, 16 लेटर। पहले ने 4 दैट मीन्स हम क्या करना है, 4 बारी ऐड करना है 4 को, तो ऑफ कोर्स क्या आ गया, 4 स्क्वायर। उसके बाद फिर उन सारे 4 जो 16 बंदे थे उसने भी 4 लेटर लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 16 into 4 दैट इज 4 क्यूब ओनली। उसके बाद फिर से क्या होगा, 4 to the power 4 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इजंट इट? तो ये सीरीज चलती जा रही है भाई, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या लिख दिया है, he asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the chain similarly। वही जो मैंने आपको बताया, ये चेन चला रहे हैं वो, आपने देखा भी होगा बहुत बार हमारे पास भी कुछ मैसेज आता है कि ये वाला मैसेज आपके पास आया है, ये 10 बंदे को फॉरवर्ड करो, उसके बाद फिर उसको बोला जाता है ये सेम चीज कि ये 10 बंदे को फॉरवर्ड करो, है ना, बट उसके साथ कुछ और भी लिखे जाते हैं कि नहीं तो ये होगा वो होगा, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे इस तरह का सीन है, तो देखो उसके पीछे भी कितना मैजिक रहता है और कितना कुछ छुपा रहता है। वो जैसे चेन चलता है ना, तो हर जगह पैसे का खेल है। जस्ट सी, अब क्या है इसके बाद, assuming that the chain is not broken and that it cost 50 पैसे to mail 1 letter। अब एक लेटर के लिए 50 पैसे कॉस्ट होता है, ओके, एक मेल करने के लिए, एक लेटर को मेल करने में 50 पैसे जाते हैं। सो फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th set of letter is mailed। Are you getting this? कब तक हम चलना है हमें, जब तक ये 8th सेट जो है वो लेटर मेल हो जाए। दैट मीन्स ये पहला सेट था, दूसरा, तीसरा, चौथा, दैट मीन्स हम जा रहे हैं टिल 4 to the power 8 तक, करेक्ट। बस इतना ही करना है। तो क्या करना होगा हमें, 50 पैसे एक के लिए चाहिए, तो दैट मीन्स इस पूरी का जो सम होगा इनटू 50 पैसे विल बी योर आंसर और नॉट, यस इट विल बी। बहुत ही सिंपल है, तो क्या लिख दे, सिंस यहाँ पे जो भी गिवन है आप थोड़ा बहुत लिख दो। सो क्या लिख सकते हैं हम, टोटल लेटर्स विल बी व्हाट, यहाँ पे टोटल लेटर्स हो जाएंगे सबसे पहले 4, उसके बाद 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब टिल हम चल रहे हैं प्लस 4 to the power 8। तो ये है क्या, आप सबको पता ही, समझ में आ रहा होगा कि 4 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, दैट मीन्स जीपी है। तो जीपी का सीरीज आपको पता ही है, इसका सम क्या होता है। क्या करते हैं हम, लिखते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a क्या है यहाँ 4, r क्या है यहाँ वो भी है 4, टू द पावर n क्या है 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो क्या आ गया ये आ गया 4 अपॉन 3 इंटू 4 टू द पावर 8 माइनस 1, करेक्ट। सो इसकी वैल्यू पहले लिख दो आप। सो देयरफॉर क्या हमारे पास वैल्यू आ गई है 4 इंटू, इसको निकालोगे आप, सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर, उसके बाद डिवाइड कर लो 3 के साथ, तो यू विल गेट 4 इंटू 21845। तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स टोटल जो लेटर्स हैं वो इतने सारे हैं। तो अब उसके लिए कितना स्पेंड किया है मनी। सो देयरफॉर टोटल क्या है यहाँ अमाउंट, सो अमाउंट लिखेंगे। सो टोटल अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू हाउ मच, इतने सारे लेटर्स के लिए, ईच लेटर के लिए 50 पैसे, तो ऑफ कोर्स इतने लेटर्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसे। सो 4 इंटू 21845 मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसे, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ रुपीज में अगर मैं लिखूं, ओके। सो अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा 50 बाय 100 कर दूंगी, राइट, दैट मीन्स 1/2। तो 1/2 से चलो लिख दिया इसको, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 21845 रुपीज। सो देयरफॉर द आंसर विल बी व्हाट, रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो आंसर। सो द आंसर इज 43690। सो 43,690 रुपीज इज द अमाउंट स्पेंट ऑन दीज नंबर्स ऑफ लेटर्स, जो कि इस चेन को फॉलो कर रहा था। क्लियर। A man deposited rupees 10,000 fine in a bank, okay, at the rate of 5% simple interest. Fine 10,000 पे simple interest मिल रहा है 5% का annually, okay. So find the amount
in 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 year। तो बेसिकली आपको ध्यान यहाँ पे दो जगहों पे देना है, ये कि पूछा क्या गया है। सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आ ही गया होगा, तो चलो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि 5% कितना होगा। सो कितना डिपॉजिट किया गया है, अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वो वाला रुपीज नहीं लिखा गया है, रुपीज 10,000। ओके ठीक है, तो 10,000 हमारा डिपॉजिटेड अमाउंट है। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है इज ऑफ 5% एनुअली। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया अपना 10,000 के ऊपर 5%, यही है ना अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 into 100 that is 500। So basically rupees 500 is your interest। That means हर साल उस बंदे को 500 रुपीज मिल जाएंगे। करेक्ट, यही है। ओके तो अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड। मतलब सिंस ही डिपॉजिटेड का मतलब ही हो गया कि 10,000 जब से उसने डिपॉजिट किया है उससे जाके इन द 15th ईयर, ऐसा नहीं कि आफ्टर 15th ईयर। इन द 15th ईयर का क्या मतलब हुआ, कितने उसको डिपॉजिटेड अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मिलेंगे, क्या 15 मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज 15वें साल में बात की गई है, तो पहले साल से जब हम ऐड करते हैं तो उसके बाद से हमारा इंटरेस्ट जुड़ता है, इजंट इट राइट? जैसे हमने अभी पैसे दिए तो उसके बाद से हमारा इंटरेस्ट लागू होता है ना, दैट मीन्स उसके एक साल के बाद उस पर इंटरेस्ट जुड़ेगा, दैट मीन्स 14 हमारे ऐसे इंटरेस्ट मिलेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमें टोटल अमाउंट चाहिए, इसका मतलब हो गया कि 15th में जो हमें अमाउंट चाहिए वो आराम से यूजिंग सीक्वेंस एंड सीरीज हम निकाल सकते हैं टर्म, नंबर ऑफ टर्म। दैट मीन्स हियर amount in 15th year can be written as T15, that is term 15, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d, और जहां पे d क्या होगा, d is here 500। सो हम क्या लिख सकते हैं, that is amount in 15th year will be a क्या है अपना 10,000, that means 10,000 तो उसने डिपॉजिट किया। अब बैंक ने उसे इंटरेस्ट दिया हर साल सिंपल इंटरेस्ट पे, कितना कितना 500। तो 500 रुपीज उसको कितनी बारी मिलेगा, 500 उसको मिलेगा कितनी बारी, n-1 टाइम, दैट मीन्स 15 - 1 दैट इज 14 टाइम्स। सो दिस इज द आंसर। अब इसकी वैल्यू बस निकाल लो, लिख दो। तो दिस इज 70, सो हियर इट इज 10,000 प्लस 70, so here 2 zeros, so generally like basically the answer is here 17,000। so rupees 17,000 is the answer। that means 15th year में उसके पास जो पैसे जमा हुए हैं वो हुए हैं 17,000। ओके डन। तो चलो ये वाला कर लिया हमने। अब देखते हैं यहाँ क्या बोला गया है। अब इस क्वेश्चन में है you have to calculate the total amount after 20 years। tell me क्या मतलब हुआ, total amount आफ्टर 20 ईयर्स। सो आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब हो गया दैट वी हैव टू फाइंड 821, इजंट इट? आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद दैट मीन्स 21 ईयर में, इजंट इट? तो 21th ईयर में जब निकालेंगे तो 821, और उसका मतलब हुआ कि 10,000, ठीक है, प्लस 500 तो मिलेगा ही, बट मल्टीप्लाइड बाय 20, पूरे के पूरे 20, दैट मीन्स 21 - 1। आर यू गेटिंग दिस? सो दैट्स वाई 20 पूरे साल के लिए उसे इस इंस्टॉलमेंट में से, नॉट इंस्टॉलमेंट, इस पूरे पैसे में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। सो राइट डाउन द आंसर। क्या हो जाएगा ये 10,000 और प्लस ये कितना, ये भी हो गया अपना 10,000। सो द आंसर इज हियर रुपीज 20,000। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अंडरस्टूड? सो डन। मैन्युफैक्चरर रेकन्स का मतलब तो पता होगा ना कि इसका क्या मतलब, वो आइडिया लगता है उसको, ठीक है, थोड़ा सा उसने सोचा है, कैलकुलेट किया है और देखा है, मार्केट का हाल जाना है, तो उससे उसे एक आइडिया समझ में आया है दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन, फाइन,
which cost him ₹15,625, एक मशीन का कॉस्ट जो उसके को पड़ा था 15,625 will depreciate each year, ओके डेप्रिसिएशन हो रहा है each year by 20%, बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। So find the estimated value at the end of 5 years. सी, अगर ऐसे क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स का आप आंसर निकाल लेते हो, सोल्यूशन निकाल लेते हो, तो रियल लाइफ में भी जब भी आपको ऐसे सिचुएशन आएंगे, आराम से आप फटाफट से कैलकुलेट करके उसके साथ ही आप उस तरह का डिसीजन भी ले लोगे, है ना। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलो इसमें देखते हैं क्या करना है। तो हमारे पास अभी जो कॉस्ट है इनिशियली वो कितना है 15,625, ठीक है। अब उसके बाद हर एक ईयर डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर पहले देख लेते हैं। सो in 1 year, so at the end of 1 year, ठीक है, पहले तो 1 ईयर का देख लेते हैं। 1 ईयर का समझ में आया तो अपने आप ही 5 साल का समझ में आ जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, दैट मीन्स इसमें जो डिप्रिसिएशन हो रही है वैल्यू की, तो इनिशियल कॉस्ट है क्या, पहले वो लिख लेते हैं। इनिशियल कॉस्ट गिवन है, ये इनिशियल कॉस्ट इज योर ₹15,625, ठीक है। एंड जो रेट है डिप्रिसिएशन का वो भी गिवन है, सो डिप्रिसिएशन रेट इज ऑल्सो गिवन एज 20%, फाइन। तो 20% घटता है तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द 1 ईयर क्या हो जाएगा, जो हमारा अमाउंट था 15,625 में से हमें क्या करना होगा, 15,625 का 20% घटाना होगा, वही तो होगा ना डिप्रिसिएटेड अमाउंट, इजंट इट करेक्ट। ये तो बहुत सिंपल सा मैथ है। तो बस इसको सॉल्व करके बता दो आंसर क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो मैं बस इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ कि 15,625 कॉमन लिया, तो ये क्या बचा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 24 टाइम 5 टाइम्स, तो यहाँ पे बचा 1/5, तो ये हो गया अपना 1/5। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट 15,625 इंटू ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, सो इंटू 4/5। तो दैट मीन्स जो अमाउंट था अपना उसका 4/5 हमारा ये जो है वैल्यू घट रहा है हर एक साल। तो अगर पहले साल में इतना घटा तो टेल मी देयरफॉर एट द एंड ऑफ 5 ईयर द अमाउंट, द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर मशीन जो गिवन क्वेश्चन में है एज इट इज मैंने लिख दिया है। यही निकालना था ना कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू, राइट, फॉर व्हाट, फॉर मशीन ओनली। तो ये क्या हो जाएगा, एक साल में अगर होता है 15,625 तो ऑफ कोर्स 5 साल में क्या हो जाएगा 15,625 इंटू 4/5 का पावर 5 और नॉट। टेल मी क्या ये सही है, क्या यहाँ पे बात समझ में आई। क्यों किया मैंने, एक साल में घट के अमाउंट इतना हो रहा है तो ऑफ कोर्स दूसरे साल में इतने का ही हमारा जो है वो फिर से 4/5 टाइम्स ही घटेगा। सिमिलरली फिर से 4/टाइम्स उसका घटेगा। तो दैट मीन्स हर साल हमारी वैल्यू घटती जा रही है, और वो किस तरह से घट रही है 4/5 के पावर में। दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग अ जीपी सीरीज, इजंट इट। इस तरह का फॉर्म है। अगर सम निकालना होता तो, बट यहाँ सम नहीं निकालना है, बस टर्म्स निकालना है। तो क्या हो गया, ये आंसर आप यहाँ से निकाल लो। सो दिस इज 15,625 इंटू 4 to the power 5 अपॉन 5 to the power 5। कैंसिल कराओ और लिख दो फाइनल आंसर। यहाँ आप देख सकते हो कि 5 की टर्म्स में बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पे भी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करो, मैं देखो यहाँ पे एक हिंट दे रही हूँ। 15,625 है ना, तो चलो इसको पहले मैंने लिख दिया, ओके। अब 4 to the power 5 ये तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो ब्रेक कर दो। तो 6 to the power 3 तो पता है, कितना होता है 64। चलो तो 64 लिख दिया, इंटू 4 का स्क्वायर भी आपको पता होगा 16, तो वो भी लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय 5 की टू द पावर 5 को भी आप ब्रेक कर दो। तो मैंने इसको चलो ब्रेक कर दिया 25, ओके, दैट मीन्स 5 स्क्वायर इंटू अगेन 25, 5 स्क्वायर इंटू 5 कर सकती हूँ। क्यों, बिकॉज फिर हमारे लिए इजी हो जाता है इसको कैंसिल कराना। अब इसको कैंसिल कराओ, तो अगर यहाँ से मैं पहले क्या करा दूँ 25 टाइम्स में, तो ये कितना होता है 6 टाइम में 150 होता है। उसके बाद फिर आप देखो कि यहाँ पे क्या बचा 6 2, तो ये हो गया अपना 2, और फिर ऐसे भी 625 बच रहे तो 25 टाइम्स में, राइट। ये देखो 25 से फिर से ये 25 टाइम्स में, और 5 से ये 5 टाइम्स में। तो बेसिकली 5 to the power 5 से ये 5 टाइम्स में कट रहा है। बट ऐसे आप नहीं निकाल सकते, बट ऐसे आपने निकाल लिया। अब क्या है ये, अब ये देखो 16 into 5 सबको पता ही है,
80 होता है, 80 इंटू 64 करना होगा, बस हो गया आपका आंसर। तो 80 इंटू 64 तो सभी कर सकते हो। 8 चौकी 32 होता है 3, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 4 कितना होता है 32, तो 32 का 2 लिख दिया, 0 तो ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे, 3 बचा, 8 इंटू 6 होता है 48, 48 देन 49, 50, 51। सो द आंसर इज व्हाट, देयरफॉर द आंसर इज हियर रुपीज 5120, सो 5120। तो सोचो 5 साल में उस मशीन का जो कॉस्ट अभी 15,625 है, घट के आ जाएगा 5,120, तो बहुत लॉस में रहने वाले हो, है ना। तो इसलिए क्या करना होगा, स्टार्टिंग में ही निकाल देना पड़ेगा ऐसी चीजों को, है ना। ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसी चीजों को यूज करके हम जनरल लाइफ में भी काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। 150 वर्कर्स वेर इंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, चलो 150 लोग मिलके काम कर रहे थे, मतलब उसके लिए इंगेज किया गया था टू फिनिश अ जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नाउ 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, 150 में से 4 लोगों ने आना बंद कर दिया दूसरे दिन। उसके बाद फिर से 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे। अच्छा, फिर 4 लोग नहीं आए, एंड सो ऑन। दैट मीन्स इस तरह से क्या हो रहा है, दैट मीन्स पहले दिन पूरा असाइन किया गया था एक काम कंप्लीट करने के लिए 150 वर्कर्स को। ठीक है, सब जोश में आए, एकदम काम शुरू किया बहुत मजे से, बट दूसरे दिन क्या हुआ, सडनली बस 4 लोग नहीं आए, बाकी 146 लोग आए। करेक्ट, 146 ही आएंगे, उन्होंने काम किया। उसके दूसरे दिन फिर से क्या हुआ, दैट मीन्स तीसरे दिन बेसिकली क्या हुआ, फिर 4 लोग नहीं आए। ओके, फिर उसके बाद ऐसे करके 4-4 दिन, दैट मीन्स हर एक दिन 4-4 लोग कम होते जा रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। सो इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। ओके, दैट मीन्स अब जितने दिन लगने चाहिए थे उस काम को खत्म करने में, उससे 8 दिन ज्यादा लगे। ऑब्वियसली होगा ही, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारा कोई काम कंप्लीट हो रहा था पूरे स्ट्रेंथ के साथ, तो अगर स्ट्रेंथ घट रही है तो हमारे नंबर ऑफ डेज तो बढ़ेंगे ही ना, टाइम तो ज्यादा ही लगेगा। ओके, तो 8 ज्यादा दिन लग गए। अब क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। ओके, हमारे क्वेश्चन में आंसर यही करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो अब कितने टोटल डेज लगे हैं जब इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तब उस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर। तो अब देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें सॉल्व करना। पहले तो ये देख लो कि है क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजंट इट। कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 4 गए फिर 4 गए, ऐसे करके जाते जा रहे हैं। अब हमें चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डेज लगे कितने। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट, तो आप ध्यान से देख लो। अब इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमें चाहिए, यहाँ देखो आप 150 वर्कर्स को कितने दिन लगे ये हमें नहीं पता है, तो ये पता चलेगा तभी उसमें से हम 8 दिन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलो वो अज्यूम कर लेते हैं कि 150 वर्कर्स को जो एक काम खत्म करने में लगा था x डेज, तो चलो वो लिख ले। करेक्ट, तो वही मैंने लिख लिया। लेट द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश अ जॉब बाय 150 वर्कर्स इज इक्वल टू x डेज। इतने असाइन किए गए थे। ओके फाइन। अब क्या हो रहा है, अब हमारे 4-4 लोग हर एक दिन ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, बट देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या, यहाँ हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि जॉब फिनिश होना चाहिए। दैट मीन्स जो काम दिया गया था वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, चाहे कितने भी दिन लगे, बट यहाँ लग कितने रहे वो देखा गया तो 8 दिन लग रहे हैं। क्लियर। चलो, तो अब हम कैसे सोचेंगे। दैट मीन्स किसी एक को काम को करने में, दैट मीन्स फिनिश करने में हमें पहले 150 का हेल्प चाहिए था, 150 वर्कर का। कितने दिनों के लिए, x दिन के लिए। दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो वर्क चाहिए था वो कितना था, 150 इंटू एक्स। आर यू गेटिंग दिस। तो पहले मैं वो लिख लेती हूँ। सो देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय 150 वर्कर्स टू फिनिश अ जॉब विल बी हाउ मच, ये होगा अपना 150 इंटू एक्स, इजंट इट। देखो यहाँ पे x दिन है, एक दिन में जो घट रहे हैं वर्कर की संख्या यहाँ पे घट रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, अब काम पे इफेक्ट पड़ रहा है। पहले दिन तो चलो पूरा का पूरा आउटपुट मिला हमें, बट दूसरे दिन आउटपुट घटेगा, फिर तीसरे दिन घट रहा है, ऐसे करके घट रहा है। तो घटने से कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम पे। अब जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं हम, पहले तो ये लिख लेते हैं कि कैसे हमारे वर्कर घट रहे हैं और क्या पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे। So here
each day 4 workers are dropping out, right? That is, पहले दिन अगर 150 आए थे तो दूसरे दिन 146 आए, फिर तीसरे दिन 142 आए, फिर 138 आएंगे। ऐसे करके कब तक आएंगे, कहाँ तक हम चलेंगे? जब वो जो नंबर ऑफ डेज है, ये था पहला दिन, ये है दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और ऐसे ऐसे करके एक्स डे भी कंप्लीट होगा, और उसके बाद जब एक्स प्लस 8th डे में आएंगे तब जाके हमारा काम खत्म होगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो बात? दैट मीन्स यहाँ पे हम एक्स प्लस 8th डे में जितने भी वर्कर आएंगे बस, उसके बाद और नहीं आना है। तो सोचो कि एक्स अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन दे रहा है तो लेट अस अज्यूम कि 5 दिन में 150 लोग एक काम को कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे कि वर्कर्स घटते जा रहे हैं तो 5 दिन में तो काम खत्म नहीं होगा ना। अब 5 + 8 दैट मीन्स 13 दिन लग रहे हैं, तो 13वें दिन तक ये सारे लोग आएंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें ये सोचना है कि काम खत्म होना चाहिए। काम खत्म होने के लिए जो हमें 150x अमाउंट ऑफ वर्क लगाना पड़ रहा था, दैट मीन्स 150 इंटू एक्स क्या था टोटल अमाउंट ऑफ वर्क टू फिनिश द जॉब। सो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जो ये सारे वर्कर्स होंगे जो हर एक दिन घट रहे हैं, उतना ही जो अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे कब तक, x प्लस 8th डे तक, राइट। दैट मीन्स ये आएंगे 150 प्लस 146 प्लस 142, ये सारे काम करते जाएंगे कहाँ तक, जब हमारा x प्लस 8th डे आएगा, राइट। तो इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा हमें। आर यू गेटिंग दिस? तो चलो अब बस जस्ट मेन ये लाइन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक काम को खत्म करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए वो तो हमें उतना ही चाहिए, चाहे आप 5 दिन में करो या तो फिर 10 दिन में करो, राइट। तो यहाँ पे ये काम खत्म हो गया। अब इसके आगे हम करते हैं, इसको बस सॉल्व कर लेना है। सो 150x, और यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेज है वो x प्लस 8 है। दैट मीन्स ये बेसिकली हमें नंबर ऑफ टर्म के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे 150 के बाद 146 फिर 142, दैट मीन्स अगर a को मैं अज्यूम कर लूँ 150 तो यहाँ पे d क्या है -4, राइट। हर बारी घट रहा है, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ x प्लस 8। आर यू गेटिंग दिस? तो नंबर ऑफ टर्म हो गया x प्लस 8, तो हम क्या लिख सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ n, दैट मीन्स n/2 लिखते हैं, इंटू 2a, तो 2a कितना हो जाएगा 300, प्लस n-1 होता है तो n-1 की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 8 -1, दैट विल बी करेक्ट, x प्लस 7 इंटू d, और d क्या होगा -4। दैट्स ऑल। ये काम दिया काम आपने, उसके बाद आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप आराम से बस इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो और फिर 8 ऐड कर लो, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? तो चलो इसको सॉल्व करें। सो बेसिकली 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 150 टाइम्स में, और ये -2 टाइम्स में। तो क्या मिला हमें, 150x इक्वल्स टू, ये है पूरा x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 150 प्लस ये क्या हो गया x प्लस 7 -2, तो मैं यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो -2x -14, राइट। डन। अब चलो इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें। सो 150x इक्वल्स टू, ये देखो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो 1 यहाँ आप देखोगे तो देखो ये घट सकता है, बट मैं क्यों नहीं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, बिकॉज 150x यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ से तो मैं कैंसिल करा सकती हूँ। चलो तो ठीक है, 150x किया प्लस ये क्या हो गया 150 इंटू 8, तो 8 इंटू 150 रहने देती हूँ, ओके, -2x स्क्वायर हो गया है, ओके, देन -16x एंड देन -14x, तो 112 बस की वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। तो एज की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, तो यहाँ पे आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइज करके। सो देयरफॉर यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 15x है माइनस है 544 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर कैसे इसे ब्रेक करें आप सोचो। सो ये हो जाएगा x प्लस 32 इंटू x माइनस 17 एंड दैट इक्वल्स टू 0।
देखो 17 इंटू 32 होता है अपना 544, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x की वैल्यू आ गई है -32 एंड दूसरी आई है 17। बट टेल मी कि क्या x की वैल्यू -32 पॉसिबल है? नहीं, वाई? बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ डेज तो नेगेटिव में होता ही नहीं है। सो सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू -32, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 17 एंड देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डेज to finish the job is equal to कितना हो जाएगा? x plus 8 and that is nothing but 17 plus 8 कितना होता है? 25 days. So this is the answer for this particular question. Clear? Understood? So I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।